हम लोग इनकम टैक्स लॉस क्यों स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, अब बताओगे। टैक्स पेबल को डिटरमाइन करना है। आपका माइंड में आ रहा है कि टैक्स पेबल डिटरमाइन करना है, तो टैक्स पेबल डिटरमाइन करने का पर्पस में हम लोग स्टडी करेंगे इनकम टैक्स लॉस को। अच्छा, टैक्स पेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप मुझे बताओ। टैक्स पेबल कैसे कैलकुलेट करोगे, मैथमेटिक्स का हिसाब से बता दो। आप क्या बताओगे, आप बताओगे टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट। मतलब आप बताओगे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल इनकम अर्न करेंगे, वो पर्टिकुलर पर्सन का वो पर्टिकुलर ईयर में अर्न किया हुआ टोटल इनकम के साथ वो पर्टिकुलर ईयर का एप्लीकेबल टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करने में टैक्स पेबल डिटरमाइन हो जाएगा। बट उसके लिए एट फर्स्ट टोटल इनकम को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जितना सारा स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है, वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 जो होता है वो टोटल इनकम को डिफाइन करता है। मतलब टोटल इनकम का मतलब क्या होता है वो बताता है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए टोटल इनकम का मतलब क्या होता है वो बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 सेक्शन 2 नेक्स्ट विद इन ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट 45। बात आपको समझ में आ रहा है। देखो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन नंबर 1 होता है ना, वो सेक्शन नंबर 1 में 3 पैरामीटर्स होता है। नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, सेकंड एक्सटेंट, थर्ड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल वाला जो पैरामीटर होता है वो शॉर्ट टाइटल वाला पैरामीटर बताता है कि इनकम टैक्स एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है। इनकम टैक्स एक्ट का ऑफिशियल नेम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक्सटेंट वाला जो पैरामीटर है वो एक्सटेंट वाला पैरामीटर बताता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या है, मतलब कहां तक वो एप्लीकेबल है। जियोग्राफिकल बाउंड्री इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज कमेंसमेंट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब लागू हुआ है इंडिया में, इसके बारे में बताता है कमेंसमेंट वाला पैरामीटर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में लागू हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 1 के बारे में आपको आइडिया डेवलप हो गया। 1 में 3 पैरामीटर्स के बारे में बात किया गया है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डेफिनेशन डाला गया है। सेक्शन नंबर 2 स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज जिसको यूज किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में उसको डिफाइन किया है। बट अगर कोई एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 2 में, तो वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता करने के लिए हम लोग जाएंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट में। जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलकर एक एक्ट है, उसमें हम लोग जाएंगे एंड वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग को पता करेंगे। अगर उसमें भी वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं किया गया है तो हम लोग डिक्शनरी का मीनिंग देखेंगे। बात आपको समझ में आ गया। तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि टोटल इनकम का मतलब क्या है, टोटल इनकम का मतलब डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में। तो आप मेरा साथ लिखना स्टार्ट करो। देखो इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स लिखा गया है। तो टोटल इनकम में आप एरो बना के लिखो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर हम लोग डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम को स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर डेफिनेशंस का सीरीज को प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 से वो सीरीज स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 एडवांस टैक्स वाला पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है एंड सीरीज जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 जीरो कूपन बॉन्ड वाला टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है। तो सेक्शन नंबर 2 के अंडर जो डेफिनेशंस का सीरीज प्रोवाइड किया गया वो डेफिनेशंस का सीरीज स्टार्ट हुआ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 में एंड एंड हुआ सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 48 में। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 2 में जो डेफिनेशंस का सीरीज प्रोवाइड किया गया वो सीरीज में केवल 48 डेफिनेशंस है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मोर देन 48 डेफिनेशंस है। कैसे, अब जब स्टडी करोगे आप एक्सपीरियंस करोगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 के बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 आता नहीं है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 के बाद आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A 1B 1C 1D। बात आपको समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट आपका माइंड में जरूर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 के बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 क्यों नहीं है, बीच में क्यों सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A 1B 1C 1D है। देखो ओरिजिनली जब लॉ को फ्रेम किया गया था 1961 में, उस टाइम में डेफिनेशंस का जो सीरीज था सेक्शन नंबर 2 में, उस सीरीज में सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 के बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 ही आता था। मतलब बिल्कुल उस तरीका से आता था जिस तरीका से आप सोच रहे थे, पूरा सीरीज उस तरीका से ही था। बट बाद में जब वो लॉ डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे थे, डायनामिक एनवायरनमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए मोर डेफिनेशंस का रिक्वायरमेंट हो गया था एंड मोर डेफिनेशंस को इंसर्ट किया गया था वो डेफिनेशन का सीरीज में अमेंडमेंट के थ्रू। ओरिजिनली जो डेफिनेशन का सीरीज था वो सीरीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था। तो बाद में जब
मोर डेफिनेशंस को इंसर्ट किया गया था, वो मोर डेफिनेशंस को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बीच में डेफिनेशंस को इंसर्ट करने का जरूरत आ गया था। बात आपको समझ में आ रहा है? तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 के बाद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1A 1B 1C वो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, बट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 2 के बीच में आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा नहीं है, और भी प्लेसेस में सेक्शन नंबर 2 का सीरीज में आप ऐसा एक्सपीरियंस करोगे। देखो, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि डेफिनेशन इनकम टैक्स में केवल सेक्शन नंबर 2 में ही आता है, ऐसा नहीं। डेफिनेशन और भी सेक्शंस में प्रोवाइड किया गया है, वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। देखो, लॉ में जो डेफिनेशंस प्रोवाइड किया जाता है वो डेफिनेशंस दो प्रकार का होता है। एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन जिसको एक्सटेंसिव डेफिनेशन भी बोला जाता है, और एक होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जिसको एक्सक्लूसिव डेफिनेशन भी बोला जाता है। नाउ आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज करेगा कि इंक्लूसिव डेफिनेशन होता क्या है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता क्या है। इंक्लूसिव डेफिनेशन को एट फर्स्ट डिस्कस करेंगे एंड देन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में आएंगे। एंड कोई एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन स्टडी करने के टाइम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज डिफाइंड टू इंक्लूड सच एंड सच, आई रिपीट, कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर कोई भी एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन स्टडी करने के टाइम में अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज डिफाइंड टू इंक्लूड सच एंड सच, मतलब क्या है? मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन को स्टडी कर रहे थे, एंड डेफिनेशन स्टडी करने के टाइम में आपने आइडेंटिफाई किया कि डेफिनेशन में लिखा गया है दिस टर्मिनोलॉजी इंक्लूड्स सच एंड सच। जैसे आपको इंक्लूड्स वर्ड मिला तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को दिस पर्टिकुलर लॉ के अंडर इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव तरीका से डिफाइन किया गया है। मतलब डेफिनेशन में जो मीनिंग डाला गया है वो मीनिंग तक वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है दिस पर्टिकुलर लॉ का इंटरप्रिटेशन पर्पस के लिए। बात आपको समझ में आ रहा है? उसका मीनिंग और भी ड्रॉ किया जा सकता है, जितना लिखा गया है उसके अलावा भी ड्रॉ किया जा सकता है वो पर्टिकुलर लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के टाइम में। बात आपको समझ में आ रहा है? इंटरप्रिटेशन का मतलब एक्सप्लेनेशन। बात क्लियर? अच्छा देखो, कोई एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन स्टडी करने के टाइम में अगर आपने ऑब्जर्व किया कि दैट पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इज डिफाइंड टू मीन सच एंड सच, मतलब डेफिनेशन में लिखा गया है कि दिस टर्मिनोलॉजी मीन्स, दिस टर्मिनोलॉजी का मतलब जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन आप स्टडी कर रहे थे, दिस टर्मिनोलॉजी मीन्स सच एंड सच लिखा गया है। तो जैसे आपने मीन वर्ड को आइडेंटिफाई किया, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को वो पर्टिकुलर लॉ के अंडर डिफाइन किया गया है। कौन सा तरीका से? एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, रेस्ट्रिक्टिव तरीका से। एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, रेस्ट्रिक्टिव तरीका से, मतलब टर्मिनोलॉजी को जो डेफिनेशन के अंडर फिट किया गया है वो डेफिनेशन में जो मीनिंग डाला गया है वो मीनिंग तक ही वो टर्मिनोलॉजी रेस्ट्रिक्टेड है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ अंडर विच दैट डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। बात क्लियर हो रही? मतलब डेफिनेशन में जो मीनिंग है उसके अलावा और कोई भी मीनिंग ड्रॉ नहीं किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ जिसके अंडर वो डेफिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात यहां तक क्लियर है? आगे जाके और भी क्लैरिटी मिलेगा। जब एक्चुअल में डेफिनेशन स्टडी करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इंक्लूसिव एक्सटेंसिव है कि एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव रेस्ट्रिक्टिव है। तो दो टाइप्स का डेफिनेशन के बारे में आपको आइडिया हो गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर मीन एंड इंक्लूड दोनों वर्ड ही, मीन एंड इंक्लूड दोनों वर्ड ही, तो उस टाइम में भी आप वो पर्टिकुलर डेफिनेशन को ट्रीट करोगे एज एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। बट अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंडर आपको मिल रहा है टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, ऐसा वर्ड मिलने में, ऐसा फ्रेज मिलने में आप वो पर्टिकुलर डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करोगे एज इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन। बात यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी हम लोग सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 का हिसाब से टोटल इनकम का डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। आप लोग मेरे साथ टोटल इनकम का डेफिनेशन को नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 का हिसाब से हम लोग टोटल इनकम का डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे। टोटल इनकम मीन्स सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में इस तरीका से लिखा गया है, टोटल इनकम मीन्स, आप मुझे बताइए टोटल इनकम मीन्स, मैंने बता दिया इतना तक। आप लोग मुझे बताइए कि डेफिनेशन कौन सा नेचर का बन गया, इंक्लूसिव एक्सटेंसिव कि एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव रेस्ट्रिक्टिव, कौन सा नेचर का बन गया? अब बताओगे जैसे मीन वर्ड आइडेंटिफाइड हुआ तो हम लोग बता सकते हैं कि टोटल इनकम का डेफिनेशन एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव रेस्ट्रिक्टिव नेचर का है। वेरी गुड। टोटल इनकम मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ इनकम,
एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम referred to in section number 5, referred to in section number 5, computed in the manner laid down in this act, laid down in this act। इन दिस एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो है एक कैपिटल लेटर का होगा, क्लियर। इन दिस एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड नाउ टोटल इनकम का एक्चुअल मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए एट फर्स्ट टोटल इनकम का जो डेफिनेशन लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में प्रोवाइड किया, वो डेफिनेशन को एनालाइज करना जरूरी है। वो डेफिनेशन बता रहे टोटल इनकम मींस टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। आपने आइडेंटिफाई किया टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, तो एट फर्स्ट इनकम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इनकम अगर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी हम लोग एनालाइज कर पाएंगे टोटल इनकम का डेफिनेशन को। देखो लॉ मेकर ने इनकम का भी डेफिनेशन प्रोवाइड किया। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 में इनकम का डेफिनेशन प्रोवाइड किया लॉ मेकर ने। इनकम का जो डेफिनेशन लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया वो डेफिनेशन इस तरीके से स्टार्ट होता है कि इनकम इंक्लूड्स। तो आप मुझे बताइए लॉ मेकर ने इनकम का कौन सा टाइप का डेफिनेशन प्रोवाइड किया। आप बताओगे जैसे इंक्लूड व्हाट आइडेंटिफाइड हुआ, हम लोग बता सकते हैं कि लॉ मेकर ने इनकम के रेस्पेक्ट में इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। मतलब इनकम का जो डेफिनेशन हम लोग स्टडी करेंगे वो डेफिनेशन में लॉ मेकर ने जो मीनिंग डाला वो मीनिंग तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे इनकम वर्ड, मतलब उसके अलावा भी उसका मीनिंग ड्रॉ किया जा सकता है। तो लॉ मेकर ने इनकम का डेफिनेशन इस तरीके से प्रोवाइड किया, इनकम इंक्लूड्स, नीचे सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 18 तक आइटम्स को प्रोवाइड किया, इनकम इंक्लूड्स। उसके बाद सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 18 तक आइटम्स को प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है कि सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 18 तक जो आइटम्स प्रोवाइड किया है लॉ मेकर ने, केवल वो आइटम्स को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉ मेकर ने इनकम का इंक्लूसिव डेफिनेशन प्रोवाइड किया। बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी रिसिप्ट्स अर्न करता है, जरूरी नहीं है कि वो हर एक रिसिप्ट वो पर्सन के लिए इनकम कंसिडर किया जाएगा। जो सारा रिसिप्ट्स सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का दिया हुआ इंक्लूसिव डेफिनेशन में फिट होंगे, वो सारा रिसिप्ट्स को हम लोग इनकम कंसिडर करेंगे। और जितना भी रिसिप्ट्स सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का इनकम का डेफिनेशन के अंडर फिट नहीं करेंगे, वो सबको इनकम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब वो टोटल इनकम में भी नहीं आएंगे। तो इनकम के बारे में एक आइडिया क्लियर हो गया। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 बता रहे थे टोटल इनकम इज टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, और रेफर टू इन सेक्शन 5 मतलब रिसिप्ट्स को केवल इनकम बनने में नहीं चलेगा, वो इनकम को सेक्शन 5 के स्कोप के अंडर भी फॉल करना पड़ेगा। आई रिपीट, एक रिसिप्ट को केवल इनकम बनने में नहीं चलेगा, वो इनकम को सेक्शन 5 का स्कोप के अंडर भी फॉल करना पड़ेगा। टोटल इनकम में कवर्ड होने के लिए एक रिसिप्ट को एट फर्स्ट इनकम बनना पड़ेगा, फिर वो इनकम को सेक्शन 5 का स्कोप के अंडर भी फॉल करना पड़ेगा। देखो सेक्शन 5 अगर हम लोग एनालाइज करेंगे ना, सेक्शन 5 3 सेक्शंस का जन्म देता है, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9। मतलब एक पर्सन को इतना बेसिक आइडिया तो होता ही है कि कैसे टैक्स पेबल को डिटरमाइन किया जाएगा। उनको आइडिया होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में अर्न किया हुआ टोटल इनकम को अगर मल्टीप्लाई किया जाए रेट ऑफ टैक्स से तो टैक्स पेबल डिटरमाइन हो जाएगा। तो इतना बेसिक आइडिया को लेकर वो एट फर्स्ट सर्च करने का कोशिश करेगा कि टोटल इनकम होता क्या है। तो टोटल इनकम सर्च करने के लिए जैसे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आएंगे, उसको मिलेगा टोटल इनकम का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड किया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 में। तो पर्टिकुलर पर्सन अपना एक पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में अर्न किया हुआ सारा रिसिप्ट्स को लेकर पहुंच जाएंगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45, दैट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम के पास। एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 को पूछेंगे कि मेरा पास जितना भी अर्न किया हुआ रिसिप्ट्स है, वो सारा अर्न किया हुआ रिसिप्ट्स को इकट्ठा करने में टोटल करने में टोटल इनकम बन जाएगा ना। जैसे टोटल इनकम बनेगा आई विल मल्टीप्लाई विथ अ रेट ऑफ टैक्स, तो मेरा टैक्स पेबल डिटरमाइन हो जाएगा। टोटल इनकम वो पर्सन को बताएंगे कि ऐसे होता नहीं,
आपको तो एट फर्स्ट चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जितना सारा अर्न किया हुआ रिसिप्ट्स है उसमें से कौन सा रिसिप्ट इनकम है, कौन सा रिसिप्ट इनकम है नहीं। तो इस पर्पस के लिए आपको जाना पड़ेगा इनकम का डेफिनेशन के पास। तो पर्टिकुलर पर्सन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इनकम का डेफिनेशन को सर्च करेंगे। सर्च करने में उसको मिलेगा कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 में इनकम का डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है। तो पर्टिकुलर पर्सन अपना अर्न किया हुआ सारा रिसिप्ट्स को लेकर इनकम का डेफिनेशन के पास पहुंचेंगे एंड बताएंगे कि टोटल इनकम के पास गया था, टोटल इनकम ने आपके पास भेज दिया। अब मुझे बताइए मेरे पास जितना सारा रिसिप्ट्स है वो सारा रिसिप्ट्स में से कौन सा रिसिप्ट को इनकम कंसिडर किया जाएगा, कौन सा रिसिप्ट को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का डेफिनेशन के अंडर जो रिसिप्ट फिट होगा वो रिसिप्ट को इनकम कंसिडर किया जाएगा, जो रिसिप्ट फिट नहीं होगा और रिसिप्ट को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड सब्सिक्वेंटली इनकम का जो डेफिनेशन है दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 रिपोर्ट करेंगे वो पर्टिकुलर पर्सन को, जो पर्टिकुलर पर्सन ने एक पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में अर्न किया हुआ सारा रिसिप्ट्स को लेकर इनकम का डेफिनेशन के पास आया था। वो पर्टिकुलर पर्सन को इनकम का डेफिनेशन रिपोर्ट करेंगे कि जितना सारा रिसिप्ट्स को लेकर वो पर्टिकुलर पर्सन ने इनकम का डेफिनेशन के पास आया था उसमें से कितना सारा रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा एंड कितना सारा रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। मान लो वो पर्टिकुलर पर्सन ने वो पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में 100 रिसिप्ट्स अर्न किया था एंड 100 रिसिप्ट्स को लेकर इनकम का डेफिनेशन के पास आया था एंड इनकम का डेफिनेशन चेक करते हुए बता दिया कि आउट ऑफ 100 80 रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 80% को इनकम कंसिडर किया जाता है, ऐसा बात नहीं है। जितना सारा रिसिप्ट्स इनकम का डेफिनेशन में फिट होगा उतना सारा रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा। बट अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग अजम्पशन ले रहे कि आउट ऑफ 100 80 को इनकम कंसिडर किया गया है। क्लियर? आउट ऑफ 100 80 रिसिप्ट्स इनकम का डेफिनेशन में फिट हो गया, इसीलिए 80 रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया गया है। बात क्लियर? तो जैसे ही वो पर्टिकुलर पर्सन को पता चलेगा कि आउट ऑफ 100 रिसिप्ट्स केवल 80 को इनकम कंसिडर किया गया है, तो पर्टिकुलर पर्सन वो 80 इनकम को लेकर, अभी तो उसके हाथ में इनकम है, वो 80 इनकम को लेकर टोटल इनकम के पास फिर से आ जाएंगे, मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 के पास आ जाएंगे एंड पूछेंगे कि अभी तो मेरा पास इनकम है, 80 इनकम है, आउट ऑफ 100 रिजर्व्स 80 इनकम कंसिडर हो गया है, तो दिस 80 इनकम्स को अगर इकट्ठा किया जाए, टोटल किया जाए, तो टोटल इनकम बन जाएगा ना। बट अभी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 आंसर करेंगे, वो 80 इनकम्स को एट फर्स्ट फिट होना पड़ेगा अंडर द स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 दैट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम, वो पर्टिकुलर पर्सन को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपके पास जो 80 इनकम्स है वो 80 इनकम्स को लेकर आप चले जाइए सेक्शन नंबर 5 दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम के पास। स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, तो पर्टिकुलर पर्सन अपना 80 इनकम्स को लेकर आ जाएंगे सेक्शन नंबर 5 के पास। सेक्शन नंबर 5 फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो पर्टिकुलर पर्सन को कि आप है कौन, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे ही पूछेंगे कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, एक सेक्शन का जन्म होगा दैट इज सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। देखो एक मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होता है, जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होता है उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होता है, कौन पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होता है वो तो सेक्शन नंबर 6 को एनालाइज करना पड़ेगा। बट अभी इतना पता होना चाहिए कि जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट होता है उसका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम इधर तो इंडिया में एक्रू किया और वो पर्टिकुलर इनकम को इंडिया में रिसिप्ट किया गया है, दोनों में कोई भी एक फैक्टर ट्रिगर करने में हम लोग वो पर्टिकुलर इनकम को कंसिडर करेंगे एज इंडिया वाला इनकम। आई रिपीट, अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम इधर तो इंडिया में एक्रू किया और वो पर्टिकुलर इनकम को इंडिया में रिसिप्ट किया गया है, दोनों में कोई भी एक फैक्टर ट्रिगर करने में हम लोग कंसिडर करेंगे वो पर्टिकुलर इनकम को एज इंडिया वाला इनकम। क्लियर? नेक्स्ट आपका माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज करेगा कि एक्रू का मतलब क्या होता है। एक्रू का मतलब होता है राइट टू रिसीव। अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम के रेस्पेक्ट में राइट टू रिसीव वाला फैक्टर इंडिया में ऑकर करता है, तो पर्टिकुलर इनकम इंडिया में एक्रू किया है ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। ऑब्वियसली आपका माइंड में और एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि कैसे अंडरस्टैंड किया जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर इनकम के रेस्पेक्ट में राइट टू रिसीव वाला फैक्टर इंडिया में ऑकर किया, कैसे वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वो तो डिटेल में हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे कि इंडिया वाला इनकम का मतलब क्या होता है। इंडिया वाला इनकम का मतलब होता है अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम इधर तो इंडिया में एक्रू किया और वो पर्टिकुलर इनकम को इंडिया में रिसिप्ट किया गया है, दोनों में कोई भी एक फैक्टर ट्रिगर करने में, अगर
कोई एक पर्टिकुलर इनकम इंडिया में एक्रू किया और वो पर्टिकुलर इनकम इंडिया में रिसिप्ट किया गया है, दोनों में कोई भी एक फैक्टर ट्रिगर करने में हम लोग कंसिडर करेंगे वो पर्टिकुलर इनकम को इंडिया वाला इनकम। तो आउटसाइड इंडिया वाला इनकम का मतलब क्या होता है? आउटसाइड इंडिया वाला इनकम का मतलब होता है जो इनकम ना तो इंडिया में एक्रू हुआ है ना तो इंडिया में रिसिप्ट किया गया है। मतलब एक्रू एंड रिसिप्ट दोनों का दोनों फैक्टर्स अगर आउटसाइड इंडिया ट्रिगर किया है, कोई भी एक फैक्टर इन इंडिया ट्रिगर नहीं किया, वो पर्टिकुलर इनकम को आउटसाइड इंडिया वाला इनकम ट्रीट किया जाता है। कोई भी एक फैक्टर अगर इन इंडिया में ट्रिगर कर जाए, एक्रू एंड रिसिप्ट दोनों में से कोई भी एक फैक्टर कोई एक पर्टिकुलर इनकम के रेस्पेक्ट में अगर इन इंडिया में ट्रिगर कर जाए तो पर्टिकुलर इनकम को इंडिया वाला इनकम कंसिडर किया जाता है। तो रेसिडेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बता रहे हैं रेसिडेंट का ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। इसका मतलब चाहे रेसिडेंट का इन इंडिया वाला इनकम है चाहे आउटसाइड इंडिया वाला इनकम है, दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा ही होगा। टैक्सेबल होने का मतलब केवल इतना ही है कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर वो इनकम शामिल हो जाएगा, मतलब सेक्शन 5 का स्कोप के अंडर वो शामिल हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो रेसिडेंट इन इंडिया का ग्लोबल इनकम दैट इज इंडिया वाला इनकम एज वेल एज आउटसाइड इंडिया वाला इनकम, दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। जो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होता है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया का केवल इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, आउटसाइड इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता ही नहीं है। तो एक फैक्टर तो हम लोग कंक्लूड तो रेसिडेंट इन इंडिया का ग्लोबल इनकम दैट इज इंडिया वाला इनकम एज वेल एज आउटसाइड इंडिया वाला इनकम दोनों ही इंडिया में टैक्सेबल होता है। जो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया होता है उसका केवल इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, आउटसाइड इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता ही नहीं है। तो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया दोनों का इंडिया वाला इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता ही है। देखो इसके पहले मैंने बताया था कि जो कोई एक पर्टिकुलर इनकम के रेस्पेक्ट में एक्रू एंड रिसिप्ट वाला फैक्टर होता है, वो दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर इंडिया में ट्रिगर कर जाए तो इनकम को इंडिया वाला इनकम कंसिडर किया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दो पॉइंट्स बताएंगे, एक सेक्शन नंबर 7 को लेकर, दूसरा सेक्शन नंबर 9 को लेकर। देखो सेक्शन नंबर 7 बता रहे, सेक्शन नंबर 7 में आपको लिस्ट मिलेगा, वो लिस्ट में आपको मिलेगा कि कौन सा सारा इनकम इंडिया में रिसिप्ट ना होने में भी जबरदस्ती माना जा रहा है कि इंडिया में रिसिप्ट हुआ है। सेक्शन 7 वो लिस्ट बताएगा। आप बताओगे क्यों माना जा रहा है, वो आगे जाके आपको समझ में आएगा क्यों माना जा रहा है। कुछ सारा इनकम होता है जो सारा इनकम को इंडिया में रिसिप्ट ना होने में भी जबरदस्ती माना जा रहा है कि इंडिया में रिसिप्ट हुआ है, उसके बारे में लिस्ट मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 9 में आपको मिलेगा कुछ सारा इनकम का लिस्ट जो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज ना होने में भी जबरदस्ती माना जा रहा है कि इंडिया में एक्रू और अराइज हुआ है। सेक्शन नंबर 9 में उसका लिस्ट मिलेगा। तो देखो सेक्शन नंबर 5 से 3 सेक्शन का जन्म हो गया, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 6 बताता है रेसिडेंस स्टेटस के बारे में, सेक्शन नंबर 7 बताता है कि कौन सा सारा इनकम इंडिया में रिसिप्ट ना होने में भी जबरदस्ती माना जाएगा कि इंडिया में रिसिप्ट हुआ है। सेक्शन नंबर 9 बताएगा कि कौन सा सारा इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज ना होने में भी जबरदस्ती माना जाएगा कि इंडिया में एक्रू और अराइज हुआ है। इसके बारे में बात क्लियर हो गया? तो क्या बता रहे थे, एक पर्सन एक पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में अर्न किया हुआ सारा रिसिप्ट्स को लेकर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 दैट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम के पास आया था एंड डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम को पूछा था कि ये सारा रिसिप्ट्स को इकट्ठा करने में टोटल इनकम बन जाएगा ना। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 उसको बताया था कि ऐसा टोटल इनकम नहीं होता है। एट फर्स्ट तो चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जितना सारा रिसिप्ट्स है और रिसिप्ट्स में से कितना रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा एंड कितना रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड फॉर दैट पर्पस आपको जाना पड़ेगा इनकम का डेफिनेशन के पास दैट इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 के पास। तो पर्सन ने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 के पास गया था, उसके पास बेसिकली 100 रिसिप्ट्स था। 100 रिसिप्ट्स को लेकर उन्होंने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 को पूछा था कि बताइए आउट ऑफ 100 रिसिप्ट्स कितना रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 वो एक एक रिसिप्ट को चेक किया था एंड बताया था आउट ऑफ 100 रिसिप्ट्स केवल 80 रिसिप्ट्स सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन के अंडर फॉल कर रहा है, मतलब 80 रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर पर्सन ने वो 80 इनकम को लेकर फिर से आ गया था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 के पास एंड पूछा था इस बार ये 80 इनकम को इकट्ठा करने में टोटल इनकम बच जाएगा ना। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 बताया था नहीं अभी भी नहीं होगा, आपको अभी जाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 5 के पास स्कोप ऑफ टोटल इनकम के पास। एंड नेक्स्ट सेक्शन नंबर 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम को डिटरमाइन करने का पर्पस में
तीन सेक्शंस का जन्म देंगे, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 6 बताएंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन नंबर 7 बताएंगे कि कौन सा सारा इनकम इंडिया में रिसिप्ट ना होने में भी जबरदस्ती माना जाएगा कि इंडिया में रिसिप्ट हुआ है। सेक्शन नंबर 9 बताएंगे कि कौन सा सारा इनकम इंडिया में एक्रो और अराइज ना करने में भी जबरदस्ती माना जाएगा कि वो सारा इनकम इंडिया में एक्रो और अराइज किया है, इसके बारे में। तो सेक्शन नंबर 5 से 3 सेक्शंस का जन्म होता है, 6, 7 एंड 9। 6, 7 एंड 9 को लेकर सेक्शन नंबर 5 बताएंगे कि कौन सा सारा इनकम को स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल किया जाएगा। मान लो कि आउट ऑफ दैट 80 इनकम 60 इनकम को स्कोप ऑफ टोटल इनकम में शामिल किया सेक्शन नंबर 5 ने। तो अभी वो पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में 60 इनकम है जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर शामिल हो गया। अभी वो पर्टिकुलर पर्सन वो 60 इनकम को लेकर फिर से आ गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45, दैट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम के पास, एंड आके पूछ रहे अभी मेरा पास 60 इनकम है जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर भी आ रहा है, अब बताइए इस सबको टोटल करने में, इकट्ठा करने में टोटल इनकम बन जाएगा ना। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 बताएंगे अभी भी नहीं होगा। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 बताता है टोटल इनकम इज टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन नंबर 5। इतना तक तो अब आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो तो स्टडी कीजिए। टोटल इनकम इज टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 5 कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट। कंप्यूटेड इन द मैनर मतलब वो जो 60 इनकम है आपके पास, वो 60 इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट। एक्ट में जैसे लिखा गया है उसका हिसाब से आपको वो 60 इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यहां से एक नया सेक्शन का जन्म होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 14, जो बताता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम के बारे में। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम को स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे फ्लो जा रहे हैं, यह अंडरस्टैंड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो बात हम लोग बता रहे थे कि जो सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर ऑलरेडी फॉल किया, वो सारा इनकम को नेक्स्ट क्लासिफाई किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आई रिपीट, जो सारा इनकम ऑलरेडी फॉल किया सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर, वो सारा इनकम को नेक्स्ट क्लासिफाई किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम को क्लासिफाई करता है 5 कैटेगरीज में। कैटेगरीज को हम लोग इनकम टैक्स का भाषा में बोलेंगे हेड्स। तो जो सारा इनकम ऑलरेडी फॉल किया सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर, वो सारा इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 14 को स्टडी करते हुए कौन सा 5 हेड्स में क्लासिफाई किया जा सकता है वो सारा इनकम को जो सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर ऑलरेडी फॉल किया। 5 हेड्स होता है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखो जो स्टोरी बताया, आई रिपीट, जो सारा इनकम ऑलरेडी फॉल किया सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर, वो सारा इनकम को नेक्स्ट क्लासिफाई किया जा सकता है सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से। सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से इनकम को क्लासिफाई किया जा सकता है 5 हेड्स में, मतलब 5 कैटेगरीज में। वो 5 हेड्स बोलो और कैटेगरीज बोलो, इनकम टैक्स का भाषा में हम लोग हेड्स ही बोलेंगे, क्लियर। तो 5 हेड्स कौन कौन सा है? नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात यहां तक क्लियर हो गया? देखो जो सारा बात अभी तक बताया वो ऑलरेडी चार्ट में प्रेजेंटेड है। नीचे जो पेज है वो पेज में दिया गया है। अभी आगे जो डिस्कस करेंगे वो चार्ट से डिस्कस करेंगे। आप लोग आ जाओ, चार्ट में आ जाओ। देखो 5 हेड्स आपको मिल रहे। फर्स्ट हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरीज। सेकंड हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेड कौन सा है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिफ्थ हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज यहां पे आप अदर वर्ड को लिख दो, अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बात यहां तक क्लियर? तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45, दैट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम। डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में हम लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं वो अपना 60 इनकम, जो 60 इनकम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर ऑलरेडी फॉल किया, वो 60 इनकम को लेकर एट फर्स्ट आ जाएंगे फर्स्ट हेड ऑफ इनकम के सामने। फर्स्ट हेड ऑफ इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, एंड इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड को पूछेंगे कि मेरा पास 60 इनकम है जो ऑलरेडी सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर फॉल किया। आप मुझे बताइए आउट ऑफ दिस 60 इनकम्स कितना सारा इनकम फॉल करेगा आपका पर्टिकुलर हेड के अंडर। जितना सारा इनकम इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड के अंडर फॉल करेगा वो सारा इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड का प्रोविजंस का हिसाब से
कंप्यूट किया जाएगा। आपको टेक्निकल वर्ड याद रखना पड़ेगा, कंप्यूट किया जाएगा। आई रिपीट, सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 45 दैट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम। डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम का इंस्ट्रक्शन का हिसाब से वो पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, वो अपना वो 60 इनकम्स, जो 60 इनकम्स ऑलरेडी सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम का अंडर फॉल किया, वो 60 इनकम्स को लेकर एट फर्स्ट आ जाएंगे सेक्शन नंबर 14 के अनुसार जो हेड्स ऑफ इनकम क्रिएटेड हुआ है, वो हेड्स ऑफ इनकम में से जो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के सामने एंड इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को पूछेंगे कि मेरा पास 60 इनकम से जो 60 इनकम्स ऑलरेडी सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर फॉल किया, आप मुझे बताइए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कि आउट ऑफ दिस 60 इनकम्स कितना सारा इनकम आपका हेड के अंडर फिट होगा। एंड इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार आइडेंटिफाई किया जाएगा कि आउट ऑफ दोस 60 इनकम्स, जो 60 इनकम्स सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर फॉल किया था, उसमें से कितना सारा इनकम्स फिट होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर। बात क्लियर? तो सेक्शन नंबर 15 के अनुसार जो सारा इनकम्स फिट हो जाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर, वो सारा इनकम्स का नेक्स्ट कंप्यूटेशन किया जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी सेट का रिमेनिंग सेक्शंस के अनुसार, रिमेनिंग प्रोविजंस के अनुसार। रिमेनिंग कौन सा सेक्शंस होता है इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर? सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17। तो बेसिकली इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर 3 सेक्शंस होता है, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17। बात यहाँ तक क्लियर? तो आप यहाँ पे नोट डाउन करना स्टार्ट करो। इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर 3 सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 15 टू सेक्शन नंबर 17, 15, 16, 17। बात क्लियर? एंड जो रिमेनिंग इनकम्स रह जाएंगे, मतलब आउट ऑफ दो 60 इनकम्स जितना सारा इनकम्स फिट हो गया है इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर, उसके अलावा जितना सारा इनकम्स अभी भी रह गया है वो पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में, वो सारा इनकम्स को लेकर वो एट फर्स्ट आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के सामने। एंड हाउस प्रॉपर्टी हेड भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सारा इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर फीड होगा। जो सारा इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर फीड होगा वो सारा इनकम को लेकर हाउस प्रॉपर्टी हेड कंप्यूटेशन करेंगे। फिर जो रिमेनिंग इनकम रह जाएगा उसको लेकर वो पर्टिकुलर पर्सन जाएंगे नेक्स्ट हेड के पास। नेक्स्ट हेड होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस तरीका से चलते रहेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा पर्टिकुलर हेड के अंडर कौन सा सारा सेक्शंस एप्लीकेबल है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंडर तो पता चल गया, सेक्शन नंबर 15 टू 17 होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर कौन सा सारा सेक्शंस होता है आप नोट डाउन करो, सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27। ये होता है रेंज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर प्रोविजंस का। नेक्स्ट पीजीबीपी। पीजीबीपी हेड के अंडर जो प्रोविजंस का रेंज होता है दैट इज सेक्शन नंबर 28 टू सेक्शन नंबर 44 डीबी। सेक्शन नंबर 28 टू सेक्शन नंबर 44 डीबी। डी भी कैपिटल में लिखोगे, बी भी कैपिटल में ही लिखोगे। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड के अंडर जो प्रोविजंस का रेंज होता है दैट इज सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 55A, 45 टू 55A। लास्ट जो हेड होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर जो प्रोविजंस का रेंज होता है दैट इज सेक्शन नंबर 56 टू सेक्शन नंबर 59, टू सेक्शन नंबर 59। बात यहां तक क्लियर होगी? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर ईयर में जितना भी रिसिप्ट्स अर्न करेंगे जरूरी नहीं है कि वो सारा अर्न्ड रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा। आउट ऑफ दोस अर्न्ड रिसिप्ट्स जितना सारा अर्न्ड रिसिप्ट्स फॉल करेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन के अंडर वो सारा अर्न्ड रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा। एंड देन वो सारा इनकम्स में से जितना सारा इनकम्स सेक्शन नंबर 5 का दिया हुआ स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंडर फॉल करेंगे वो सारा इनकम्स को टैक्सेबल इनकम कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सारा टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स इंपोज हो जाएगा। आउट ऑफ ऑल दोस टैक्सेबल इनकम्स जो सारा इनकम्स सेक्शन नंबर 14 का दिया हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम के अंडर डिफरेंट हेड्स में फिट होंगे वो सारा इनकम्स को प्रोसेस किया जाएगा। लॉ का भाषा में बोलेंगे तो कंप्यूट किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 45 का दिया हुआ जो टोटल इनकम का डेफिनेशन से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किया था वो डेफिनेशन बता रहे थे
total income is total amount of income referred to in section 5 computed in the manner laid down in this act. तो हम लोग अभी कंप्यूटेशन स्टेज में हैं. नाउ इसी कॉन्टेक्स्ट में आपका माइंड में जो दो चार क्वेश्चंस अराइज कर रहा है उसका हम आंसर करेंगे. एट फर्स्ट, पर्सन का मतलब क्या होता है? देखो, पर्सन का मतलब होता है हु कैन अर्न इनकम. जो भी इनकम अर्न कर सकता है उसको हम लोग पर्सन बताएंगे. आप इनकम अर्न कर सकते हो? यस, आप इनकम अर्न कर सकते हो. अभी अर्न नहीं कर रहे हो अलग बात है, बट आप इनकम अर्न कर सकते हो. जो भी इनकम अर्न कर सकता है उसको हम लोग पर्सन बोलेंगे. एंड जैसे ही वो पर्सन इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देंगे उसको हम लोग इनकम टैक्स लॉ का भाषा में बोलेंगे एसएसी. बात समझ में आ रहा है? पर्सन एंड एसएसी के बीच में फर्क क्या है? पर्सन का मतलब, हम लोग कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन को कैरी ऑन कर रहे हैं. पर्सन का मतलब जो इनकम कमा सकता है, एंड जैसे वो कमाना स्टार्ट कर देंगे उसको हम लोग एसएससी बोलेंगे लॉ का भाषा में. क्लियर? एंड नेक्स्ट ऑब्वियसली एक काउंटर क्वेश्चन अराइज करेगा कि अगर एक डॉग शो में पार्टिसिपेट करता है एंड वो पर्टिकुलर डॉग शो में पार्टिसिपेट करते हुए फर्स्ट प्राइज विन करता है ऑफ ₹10 लाख, तो वो डॉग को भी हम लोग एसएससी बोलेंगे क्या? नहीं, डॉग को एसएससी नहीं बोलेंगे. जहां पे मालिक का कॉन्सेप्ट आता है, डॉग का मालिक होना हमारा कंट्री में पॉसिबल है. यस, पॉसिबल है. तो डॉग का मालिक को एसएससी बोलेंगे, डॉग को नहीं बोलेंगे. ऐसे ही अगर एक हाउस प्रॉपर्टी को, एक बिल्डिंग को रेंट पे देते हुए पैसा अर्न किया जा रहा है तो वो बिल्डिंग एसएससी नहीं है, बिल्डिंग का मालिक एसएससी है. अगर एक बच्चा, 2 महीने का बच्चा एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट करता है एंड पैसा अर्न करता है तो बच्चा एसएससी है कि बच्चे का पेरेंट्स एसएससी है? हमारा देश में बच्चा का मालिक होना पॉसिबल है? नहीं है. गार्जियन हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे बच्चा खुद ही एसएससी है. आपका माइंड में क्वेश्चन अराइज करेगा कि वो बच्चा कैसे टैक्स भरेंगे? बच्चा नहीं भरेंगे, बच्चे को रिप्रेजेंट करते हुए उनका पेरेंट्स भरेंगे, वो अलग बात है. बट बच्चा खुद एसएससी है. बात क्लियर हो गया? जो इनकम अर्न कर रहा है वो एसएससी है. जहाँ पे मालिक का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे जो इनकम अर्न कर रहा है उसका मालिक एसएससी है. बात क्लियर है? तो जो बात ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में, अभी आपको कंप्लीटली फोकस करना पड़ेगा ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम. हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बारे में कि जो सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर ऑलरेडी फॉल किया, जो सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर ऑलरेडी फॉल किया, वो सारा इनकम को नेक्स्ट क्लासिफाई किया जाएगा सेक्शन नंबर 14 के अनुसार. सेक्शन नंबर 14 के अनुसार इनकम को क्लासिफाई किया जा सकता है 5 हेड्स के थ्रू. नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरीज. सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज. थर्ड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. फोर्थ, कैपिटल गेन. एंड फिफ्थ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ जैसे इनकम क्लासिफाइड हो गया डिफरेंट हेड्स के थ्रू, अभी हेड के अंडर जो सारा इनकम है अलग अलग हेड का प्रोविजंस के अनुसार वो इनकम को कंप्यूट किया जाएगा. मतलब जो सारा इनकम सैलरी सेट के अंडर फॉल किया, सैलरी सेट का प्रोविजंस के अनुसार वो सारा इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा. जो सारा इनकम हाउस प्रॉपर्टी सेट के अंडर फॉल किया वो सारा इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर प्रोविजंस के अनुसार. जो सारा इनकम फॉल किया पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंडर, वो सारा इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड का प्रोविजंस के अनुसार. जो सारा इनकम फॉल किया कैपिटल गेन हेड के अंडर, वो सारा इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा कैपिटल गेन हेड के अंडर प्रोविजंस के अनुसार. जो सारा इनकम फॉल किया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर, वो सारा इनकम का कंप्यूटेशन किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस के अनुसार. देखो, जैसी इनकम का कंप्यूटेशन होता है ना, हो सकता है कुछ इनकम वो कंप्यूटेशन में प्रोसेस से बाहर हो जाएगा. मतलब जो प्रोसेस हम लोग कैरी ऑन कर रहे थे कंप्यूटेशन वाला, वो कंप्यूटेशन प्रोसेस से ही बाहर हो जाएगा कुछ इनकम. तो बेसिकली जो सारा इनकम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का अल्टीमेट प्रोसेस में डिफरेंट हेड्स के अंडर इनकम का जो कंप्यूटेशन चलता है वो कंप्यूटेशन स्टेज में ही बाहर हो जाता है टोटल इनकम का अल्टीमेट कंप्यूटेशन प्रोसेस से. उसका वो बाहर हो जाने का इंसिडेंस को बोलते हैं एग्जिमिशन. उसका वो बाहर हो जाने का इंसिडेंस को बोलते हैं एग्जिमिशन. मतलब वो पर्टिकुलर इनकम है तो इनकम, मतलब वो सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 से पास किया, फिर वो सेक्शन नंबर 5 से भी पास किया, मतलब स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर भी वो फॉल किया. फिर सेक्शन नंबर 14 के अनुसार वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर क्लासिफाइड भी हो गया. नेक्स्ट वो पर्टिकुलर हेड जिसके अंडर वो क्लासिफाइड हुआ उसके अंडर उसका जब कंप्यूटेशन चल रहा था वो कंप्यूटेशन स्टेज में बाहर हो गया, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो गया, मतलब उसको टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा. बात आपको समझ में आ गया? तो वो जो बाहर हो गया वो बाहर हो जाने का इंसिडेंस को बोलते हैं एग्जिमिशन.
एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो सेक्शन नंबर 10 होता है, वो सेक्शन नंबर 10 एग्जम्पशन प्रोविजंस के बारे में एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है। सेक्शन नंबर 10 के अंडर क्लॉज नंबर 1 से क्लॉज नंबर 50 तक एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सिंप्लीफाइड कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि सेक्शन नंबर 10 जो एग्जम्पशन के बारे में डेडिकेटेड सेक्शन है, वो सेक्शन के अंडर 50 क्लॉजेस केवल एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 10 के अंडर बहुत बार अमेंडमेंट आ चुका है। अमेंडमेंट के थ्रू न्यू क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस्ड भी किया गया है एंड एग्जिस्टिंग क्लॉजेस को डिलीट भी किया गया है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 1 के बाद सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 2 आता है, देन सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 2A आता है, एंड देन सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 3 डिलीटेड हो गया, देन आता है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 4। इस तरीका से तो देखो, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 1 से सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 50 तक जो डिफरेंट क्लॉजेस है, अलग अलग क्लॉजेस में अलग अलग एग्जम्पशन के बारे में कंडीशनल प्रोविजंस डाला गया है। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम है तो इनकम, फिर वो स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर भी फॉल किया, फिर वो सेक्शन नंबर 14 का हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर क्लासिफाइड भी हो गया, होने के बाद अगर सेक्शन नंबर 10 का जो डिफरेंट क्लॉजेस है, कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज का एग्जम्पशन के बारे में जो कंडीशनल प्रोविजंस को सेटिस्फाई करे, तो पर्टिकुलर इनकम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में जब उसका कंप्यूटेशन चल रहा था एक पर्टिकुलर हेड के अंडर, वो कंप्यूटेशन स्टेज में ही टोटल इनकम का अल्टीमेट कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। उसका वो बाहर हो जाने को हम लोग बोल रहे हैं एग्जिबिशन। बात आपको समझ में आ रहा है? मतलब एग्जिबिशन कौन सा स्टेज में बेसिकली ऑकर करता है, हम आपको दिखा रहे हैं। दिस पर्टिकुलर स्टेज में एग्जिबिशन प्रोविजन ऑकर कर जाता है। बात आपको समझ में आया? क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट आपका माइंड में जरूर एक क्वेश्चन अराइज करेगा कि एग्जिबिशन का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है। देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हम लोग कर रहे हैं, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन में कोई एक पर्टिकुलर इनकम अगर एग्जिबिशन के थ्रू बाहर हो गया, इसका मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन का टोटल इनकम रिड्यूस्ड कर जाएगा। तो टोटल इनकम अगर रिड्यूस्ड कर जाएगा, टोटल इनकम के साथ टैक्स रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसका टैक्स पेएबल भी कम हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो एग्जिबिशन का एक्चुअल में मतलब होता है जो पर्टिकुलर पर्सन का टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में एक पर्टिकुलर इनकम एग्जिम्प्ट हो गया, वो पर्टिकुलर पर्सन का टैक्स पेएबल वाला फिगर कम हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गया? एंड मोर इंटरेस्टिंगली इसी स्टेज में और एक कॉन्सेप्ट भी ऑकर करता है, जो कॉन्सेप्ट को डिडक्शन का नाम से जाना जाता है। तो आपने एग्जिबिशन के बारे में स्टडी किया, अभी आपको स्टडी करना पड़ेगा डिडक्शन के बारे में, एंड देन दोनों का डिफरेंसेस भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, डिडक्शन होता क्या है? जो अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम होता है, हर एक हेड का इनकम का कंप्यूटेशन का 2 स्टेज होता है। एक होता है ग्रॉस स्टेज, एक होता है नेट स्टेज। मतलब एट फर्स्ट ग्रॉस वो पर्टिकुलर हेड का इनकम को कंप्यूट किया जाता है, देन नेट वो पर्टिकुलर हेड का इनकम को कंप्यूट किया जाता है। जैसे एट फर्स्ट सैलरी सेट के अंडर ग्रॉस सैलरीज कंप्यूट किया जाएगा, देन नेट सैलरीज को कंप्यूट किया जाएगा। ऐसे हाउस प्रॉपर्टी सेट के अंडर भी ग्रॉस हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट किया जाएगा, देन नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट किया जाएगा। पीजीबीपी का भी ग्रॉस पीजीबीपी कंप्यूट किया जाएगा, देन नेट पीजीबीपी कंप्यूट किया जाएगा। कैपिटल गेन हेड का भी ग्रॉस कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, देन नेट कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। ऐसे अदर सोर्सेज हेड का भी ग्रॉस अदर सोर्सेज हेड का इनकम कंप्यूट किया जाएगा, देन नेट अदर सोर्सेज हेड का इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। बात यहां तक क्लियर हो गया? एंड आउट ऑफ ऑल दिस 5 हेड्स ऑफ इनकम, एट फर्स्ट हम लोग हर एक हेड के अंडर ग्रॉस इनकम को कंप्यूट करता है, देन ग्रॉस इनकम से डिडक्शन नाम का एलिमेंट को इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से हम लोग लेस करते हैं। लेस करने के बाद जो कैलकुलेटेड रिड्यूस्ड फिगर बनता है, वो कैलकुलेटेड रिड्यूस्ड फिगर को हम लोग कॉल करता है एज नेट इनकम। बात क्लियर? एट फर्स्ट हर एक हेड के अंडर ग्रॉस इनकम को कंप्यूट किया जाता है। ग्रॉस इनकम से इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से डिडक्शन नाम का एलिमेंट को लेस किया जाता है। लेस करने के बाद जो कैलकुलेटेड रिड्यूस्ड फिगर बनता है, वो कैलकुलेटेड रिड्यूस्ड फिगर को हम लोग कॉल करता है एज नेट इनकम। तो डिडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है? डिडक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करोगे कि हर एक हेड के अंडर जो ग्रॉस इनकम होता है, वो ग्रॉस इनकम अर्न करने के लिए जितना सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकट किया जाता है, उसमें से जो सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से लेस करने का परमिशन मिलता है, वो सारा एक्सपेंडिचर्स का लेस होने का प्रक्रिया को बोलता है डिडक्शन। बात क्लियर हो रही? हर एक हेड के अंडर डिडक्शन का अलग से प्रोविजंस होता है। सैलरी हेड बोलो, हाउस प्रॉपर्टी हेड बोलो, पीजीबीपी हेड बोलो, कैपिटल गेन हेड बोलो और अदर सोर्सेज हेड बोलो, हर एक हेड के अंडर डिडक्शन के लिए अलग से प्रोविजंस होता है। तो ग्रॉस इनकम अर्न करने के लिए जो सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकट किया जाता है, वो सारा एक्सपेंडिचर्स में से जो सारा एक्सपेंडिचर्स को लॉ मेकर अलाउ कर रहे ग्रॉस इनकम से लेस करने के लिए, वो सारा एक्सपेंडिचर्स का लेस होने का प्रक्रिया को बोला जाता है डिडक्शन। देखो,
एग्जम्पशन कहाँ ऑकर करता है एंड डिडक्शन कहाँ ऑकर करता है। एग्जम्पशन का मतलब होता है ग्रॉस इनकम का कंप्यूटेशन में जो इनकम बाहर हो जाता है। ग्रॉस इनकम का कंप्यूटेशन में सेक्शन नंबर 10 का हिसाब से जो सारा इनकम एग्जम्प्ट हो जाता है, मतलब ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन से बाहर हो जाता है, वो सारा इनकम का बाहर हो जाने का प्रक्रिया को बोलते हैं एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन तो फर्स्ट स्टेज में ऑकर किया, ग्रॉस इनकम का कंप्यूटेशन में वो बाहर हो गया। देन जो ग्रॉस इनकम हम लोग कंप्यूट करेंगे वो ग्रॉस इनकम से इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे। तो एक्सपेंडिचर का लेस होने को बोलता है डिडक्शन। तो डिडक्शन तो ग्रॉस इनकम के बाद ऑकर कर रहे हैं, एग्जम्पशन ग्रॉस इनकम का कंप्यूटेशन में ही बाहर हो गया था ग्रॉस इनकम से। तो एग्जम्पशन का जो स्टेज है वो ग्रॉस इनकम के पहले ऑकर किया, ग्रॉस इनकम तक रीच होने के पहले ही ऑकर कर गया एग्जम्पशन का कॉन्सेप्ट। बट डिडक्शन का कॉन्सेप्ट ग्रॉस इनकम के बाद ऑकर कर रहे हैं। तो एग्जम्पशन फर्स्ट ऑकर कर रहे हैं, देन डिडक्शन ऑकर कर रहे हैं, ये बात याद रखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कंजिक्यूटिवली दो एडजस्टमेंट्स को कैरी ऑन करेंगे। नंबर 1 एडजस्टमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेकंड एडजस्टमेंट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 60 से 65 तक। एंड सेकंड जो एडजस्टमेंट है दैट इज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। वो पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर होता है सेक्शन नंबर 70 से 80 तक। नाउ फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में एट फर्स्ट बात करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम अंडरस्टैंड करने के लिए क्लबिंग ऑफ इनकम का बेसिक बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मानो कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर ईयर का स्टार्टिंग में अपना टोटल इनकम को एस्टिमेट किया एंड उसका एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैलकुलेटेड होकर शो हो रहे और ₹6 लाख एंड वो पर्टिकुलर ईयर के रेस्पेक्ट में मान लो कि लॉ मेकर बता रहे आफ्टर ₹5 लाख तक टोटल इनकम अर्न करने में आफ्टर ₹5 लाख तक टोटल इनकम के अगेंस्ट में कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होगा, क्योंकि लॉ मेकर मान लो कि बता रहे आफ्टर ₹5 लाख तक टोटल इनकम अर्न करना घर चलाने के लिए जरूरी है। तो इसलिए वो आफ्टर ₹5 लाख तक टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स इंपोज करके कोई ऑब्लिगेशन डाला नहीं जाएगा। बट अबव ₹5 लाख अप टू ₹10 लाख तक जो भी एक्सेस टोटल इनकम अर्न किया जाएगा वो एक्सेस टोटल इनकम के अगेंस्ट में 20% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। एंड अबव ₹10 लाख जो भी एक्सेस टोटल इनकम अर्न किया जाएगा वो एक्सेस टोटल इनकम के अगेंस्ट में 30% रेट पे टैक्स इंपोज होगा। तो जो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में स्टोरी बता रहे वो पर्टिकुलर पर्सन ने देख लिया कि अगर वो ₹6 लाख तक टोटल इनकम अर्न करेंगे आफ्टर ₹5 लाख तक टोटल इनकम के अगेंस्ट में तो कोई टैक्स इंपोज नहीं होगा। बट अबव ₹5 लाख आफ्टर ₹6 लाख जो एक्सेस 1 लाख और टोटल इनकम अर्न करेंगे वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में 20% रेट पर टैक्स इंपोज होगा, मतलब 20,000 टैक्स वो पर्टिकुलर पर्सन को पे करना पड़ेगा। तो दिस पर्टिकुलर फैक्ट को देखते हुए वो पर्टिकुलर पर्सन ने टैक्स इवेशन करने के लिए डिसाइड कर लिया एंड उन्होंने ऐसा टाइप का टैक्स इवेशन का स्कीम बनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा 6 लाख टोटल इनकम जो एस्टिमेटेड 6 लाख टोटल इनकम है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट है। उन्होंने देखा नंबर 1 वो पर्टिकुलर पर्सन जॉब करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ने अपना एस्टिमेटेड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया ऑफ ₹4 लाख एंड वो पर्टिकुलर पर्सन ने डिवेंचर्स में भी पैसा निवेश किया था। तो डिवेंचर्स से वो पर्टिकुलर पर्सन को इंटरेस्ट अर्न होगा, उन्होंने कैलकुलेट किया ऑफ ₹2 लाख। तो उन्होंने एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैलकुलेट किया ₹4 लाख प्लस ₹2 लाख ₹6 लाख एंड उनका वाइफ का कोई इनकम है नहीं, वाइफ कमाता नहीं है। तो पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, अपना डिवेंचर्स को अपना वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया बाय वे ऑफ गिफ्ट कर दिया अपना वाइफ को लीगली। तो अभी जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है वो किसका नाम पे आएगा, वाइफ के नाम पे आएगा। तो पर्टिकुलर पर्सन ने उनका टोटल इनकम शो करेंगे सैलरी से ₹4 लाख और कोई इनकम है नहीं एंड उनका वाइफ टोटल इनकम शो करेंगे डिवेंचर्स का इंटरेस्ट ₹2 लाख। तो दोनों पर्सन ने अपना इनकम को 5 लाख के नीचे दिखाया, तो किसी के ऊपर भी टैक्स इंपोज नहीं होगा, दोनों ही टैक्स से बच जाएंगे। तो 20,000 जो टैक्स वो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में आना था वो पर्टिकुलर पर्सन ने वो टैक्स को इवेट कर दिया, चोरी कर दिया। बात आपको समझ में आ रहा है। क्लबिंग का प्रोविजंस इसीलिए डाला गया है कि अगर कोई एक पर्सन ऐसा करेंगे, मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन टैक्स इवेशन पर्पस के लिए अपना टोटल इनकम को सप्रेस करेंगे, अपना कुछ एक्सटेंट तक इनकम को और किसी के नाम पे लीगली ट्रांसफर करके, तो लीगली वो दूसरे पर्सन के नाम पे इनकम आने के बाद भी वो इनकम को वो फर्स्ट पर्सन का इनकम में जोड़ा जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए। बात आपको समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर होता है सेक्शन नंबर 60 से 65 तक। क्लबिंग समझ में आ गया। तो क्लबिंग वाला जो इनकम का एडजस्टमेंट हम लोगों ने लिखा उसमें आप लिख दो ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 60 to 65, सेक्शन नंबर 60 to 65, मेरा साथ लिखो सेक्शन नंबर 60 to 65।
60 to 65. नेक्स्ट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। देखो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के लिए हम लोगों ने प्रोविजन बताया सेक्शन नंबर 70 टू सेक्शन नंबर 80। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस होता क्या है। फर्स्ट तो आपको एडजस्टमेंट याद रखना पड़ेगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। नाउ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस होता क्या है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 14 के अनुसार हम लोगों ने जो इनकम को 5 हेड्स में क्लासिफाई किया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 हेड्स का हर एक हेड में इनकम पॉजिटिव रूप में अल्टीमेटली अराइज करेगा। अल्टीमेटली व्हाट का मतलब है, हम नेट इनकम का बात कर रहे हैं। मतलब एट फर्स्ट हर एक हेड में ग्रॉस इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, फिर ग्रॉस इनकम कैलकुलेशन के बाद डिडक्शन लेस किया जाता है, डिडक्शन लेस करने के बाद नेट इनकम कैलकुलेटेड होता है। तो अल्टीमेटली नेट इनकम पॉजिटिव होगा ऐसा बात नहीं है, हर एक हेड में नेट इनकम पॉजिटिव होगा ऐसा बात नहीं है। तो कौन सा सारा हेड में नेगेटिव इनकम भी अराइज कर सकता है, मतलब लॉस भी अराइज कर सकता है। इसके बारे में आइडिया करने के लिए आपको एट फर्स्ट आइडिया होना चाहिए वो हर एक हेड के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो चलो हर एक हेड के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया डेवलप कर लेते, बाद में जाके हर एक हेड का डिटेल डिस्कशन तो होगा ही। देखो फर्स्ट जो हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वो हेड के अंडर प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 15 टू सेक्शन नंबर 17। सैलरीज हेड के अंडर कौन सा इनकम आता है, एक एम्प्लॉय को अपना एम्प्लॉयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी सारा इनकम मिलता है वो एक एक इनकम को क्लासिफाई किया जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी सेट के अंडर। इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को अमाउंट पे कर रहे सैलरी के नाम पे, वो पार्टनर के हाथ में इनकम टैक्स का भाषा में सैलरी नहीं है, अकाउंटेंसी का भाषा में वो सैलरी है, अपने एंट्रीज वगैरह भी डाला है, बट इनकम टैक्स का भाषा में वो सैलरी नहीं है। क्यों नहीं है, सैलरी नाम से तो पे किया जा रहा है, हाँ नाम सैलरी हो सकता है बट उसको हम लोग सैलरी ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि देने वाला और लेने वाला के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर का एम्प्लॉयर नहीं है, पार्टनर तो पार्टनरशिप फर्म का मालिक है। बात क्लियर हो रही। नेक्स्ट जो हेड ऑफ इनकम है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का प्रोविजन होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27। नाउ हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर कौन सा सारा इनकम क्लासिफाई किया जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर एक मकान मालिक अपने मकान को लेट आउट करते हुए और रेंटल इनकम अर्न कर रहे, तो रेंटल इनकम वो पर्टिकुलर मकान मालिक का हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर क्लासिफाइड हो जाएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक उदाहरण दे रहे, मानो कि मिस्टर एक्स एक मकान का मालिक है। मिस्टर एक्स ने अपना मकान लेट आउट किया मिस्टर वाई को एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। क्लियर। नाउ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को लेट आउट किया अपना प्रॉपर्टी, अपना बिल्डिंग, अपना मकान। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को 10,000 करके पे करेंगे पर मंथ। तो जो 10,000 करके पर मंथ पे किया जा रहा है, मतलब 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 1,20,000 मकान मालिक के लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर क्लासिफाई हो जाएंगे। बट अगर मिस्टर वाई ने फिर से वो मकान को सबलेट कर दिया मिस्टर जेड को, मान लो कि एट द रेट ऑफ ₹12,000 पर मंथ, तो मिस्टर वाई को मिस्टर जेड से 12,000 पर मंथ मिल रहे, बट मिस्टर वाई वो इनकम कमाने के लिए 10,000 करके मिस्टर एक्स को पे कर रहे हैं। तो बीच में मतलब 12,000 माइनस 10,000 2,000 का जो इनकम मिस्टर वाई का बुक्स में जनरेट हो रहे, वो इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि मिस्टर वाई मकान का मालिक नहीं है। मैंने बताया था मकान का मालिक को मकान को लेट आउट करके जो रेंटल इनकम आना होता है, और रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। तो आपको ऑलरेडी आइडिया डेवलप्ड हो गया दो हेड्स के बारे में। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी एंड सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए मैंने बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एज ए एम्प्लॉई अपना एम्प्लॉयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स, तो आपको ऑलरेडी दो हेड्स के बारे में आइडिया डेवलप्ड हो गया। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी एंड सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए मैंने बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एज ए एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकम अर्न करता है, आई रिपीट, एक पर्टिकुलर पर्सन एज ए एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए इनकम अर्न करता है, तो जो भी सारा इनकम वो पर्टिकुलर पर्सन एज ए एम्प्लॉय अर्न करेंगे, वो एक एक इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था कि अगर एक पर्टिकुलर मकान का मालिक अपना मकान को लेट आउट करते हुए रेंटल इनकम अर्न करता है, तो वो रेंटल इनकम को वो पर्टिकुलर मकान मालिक का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो पीजीबी हेड के लिए प्रोविजंस होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर सेक्शन नंबर 28 टू सेक्शन नंबर 44 डीबी। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कोई एक पर्टिकुलर ईयर में
अपना बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी ऑन करते हुए प्रॉफिट्स और गेन्स अर्न करता है, और प्रॉफिट्स और गेन्स को क्लासिफाई किया जाता है पीजीबीपी हेड के अंडर। आप पूछोगे प्रॉफिट्स तो क्या होता है वो पता है, बट गेन्स क्या होता है? गेन्स का मतलब होता है इंसिडेंटल प्रॉफिट। जैसे एक टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए रबर को यूज किया जाता है एज रॉ मटेरियल। रबर नेचुरल भी हो सकता है, रबर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। दोनों प्रकार का रबर को कॉम्बिनेशन में यूज करके टायर को बनाया जाता है। नाउ टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए अल्टीमेट इंटेंशन होता है टायर बेच के प्रॉफिट अर्न करना। बट टायर बनाने का प्रोसेस में जो वेस्टेज वगैरह बनता है और रबर का, वो वेस्टेज बेच के भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है। उस टाइम में उसको प्रॉफिट नहीं बताया जाएगा, इनकम टैक्स का भाषा में बोला जाएगा गेन। क्यों? क्योंकि वो वेस्टेज को बेचना बिजनेस का अल्टीमेट इंटेंशन नहीं था, बट प्रोसेस में वो जनरेट हो गया। बात आपको समझ में आ गया? तो देखो, हम लोगों ने 3 हेड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। आउट ऑफ दिस 3 हेड्स, जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है, जो पीजीपी हेड है, दोनों में ही नेगेटिव इनकम जनरेट हो सकता है। दोनों में इनकम अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर को इनकट किया जाता है, वो एक्सपेंडिचर अगर इनकम से ज़्यादा है तो ऐसा सिचुएशन में लॉस अराइज कर सकता है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड एंड पीजीपी हेड दोनों में अल्टीमेटली नेगेटिव इनकम अराइज कर सकता है, बट सैलरी हेड में नेगेटिव इनकम अराइज करने का कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट जो हेड है दैट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड में बेसिकली प्रोविजंस दिया है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, सेक्शन नंबर 45 टू 55A, सेक्शन नंबर 45 टू 55A के अंडर। नाउ कौन सा सारा इनकम कैपिटल गेन हेड के अंडर क्लासिफाइड होता है? एक कैपिटल असेट का ओनर अपना कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हुए जो इनकम जनरेट करता है, वो इनकम को क्लासिफाई किया जाता है कैपिटल गेन हेड के अंडर। फिर इससे गेन वर्ड आ गया, तो इस बार गेन वर्ड को कैपिटल गेन हेड के लिए कैसे आप रिलेट करोगे? देखो, कैपिटल असेट का उदाहरण आपको दे रहे हैं। कैपिटल असेट का उदाहरण बिल्डिंग। बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे कैपिटल असेट का डेफिनेशन को, बट अभी उदाहरण सुन लो। बिल्डिंग, लोग बिल्डिंग को खरीदता है बिल्डिंग को यूज करने के लिए, बट अगर यूज करने के लिए खरीदने के बाद कोई एक ऐसा इंसिडेंट का कारण से उसको बेचना मजबूरी हो गया एंड वो बेच दिया, बेच के उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, तो ऐसा प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोला जाता, गेन बोला जाता है। क्योंकि बिल्डिंग को बेचने का इंटेंशन में बिल्डिंग को नहीं खरीदा गया था, यूज करने का इंटेंशन में खरीदा गया था, बट ऐसा कोई इंसिडेंट का कारण से बिल्डिंग बेचना मजबूरी हो गया था, इसीलिए बेच दिया गया है। तो बेच के जो भी प्रॉफिट कमाया गया है वो प्रॉफिट नहीं है, वो गेन है, वो कैपिटल गेन हेड के अंडर टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर एक रियल एस्टेट का डेवलपर है, उन्होंने बिल्डिंग खरीदा, उसका इंटेंशन होता है बिल्डिंग खरीदने का बेचने के लिए, तो उन्होंने बिल्डिंग बेच के जो प्रॉफिट अर्न करेंगे वो प्रॉफिट है, वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, वो कैपिटल गेन हेड में आएगा नहीं। बात आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपर के लिए बिल्डिंग कोई कैपिटल एसेट नहीं है, बिल्डिंग उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड आप लोग जानते हो अकाउंट्स में, स्टॉक इन ट्रेड है। तो बात आपको समझ में आ गया? तो अगर कोई एक पर्टिकुलर कैपिटल असेट का ओनर अपना कैपिटल असेट को ट्रांसफर करते हुए इनकम जनरेट करता है, देन वो पर्टिकुलर कैपिटल असेट का ओनर के लिए वो पर्टिकुलर इनकम कैपिटल गेन हेड में क्लासिफाइड हो जाएंगे। एट फर्स्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि जो आइटम को ट्रांसफर किया गया है वो आइटम कैपिटल असेट है कि नहीं है। मतलब एक रियल एस्टेट डेवलपर जो है, रियल एस्टेट डेवलपर के लिए बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, कैपिटल असेट नहीं है, बट अदर्स के लिए वो बिल्डिंग कैपिटल असेट ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के लिए जो प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डाला गया है दैट इज सेक्शन नंबर 56 टू सेक्शन नंबर 59। नाउ 56 टू 59 के अंडर कौन सा इनकम क्लासिफाई किया जाता है? देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट इनकम है, मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 के अंडर फॉल किया, फिर वो सेक्शन नंबर 5 से भी पास कर गया, मतलब स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर भी फॉल किया, फिर उसको जब सेक्शन नंबर 14 के अनुसार क्लासिफाई किया जा रहा था, वो ना तो क्लासिफाइड हुआ सैलरी सेट में, ना तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में, ना तो पीजीपी हेड में, और ना तो कैपिटल गेन हेड में, देन वो क्लासिफाई हो सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का प्रोविजंस उसको अलाउ करे तो। बात आपको समझ में आ रहा है? बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर जो प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस अगर वो पर्टिकुलर इनकम को क्लासिफाई होने के लिए अलाउ ही ना करे, देन वो पर्टिकुलर इनकम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो जाता है, मतलब उसके ऊपर टैक्स इंपोज हो ही नहीं सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर ईयर में जितना सारा रिसिप्ट्स को अर्न किया जाता है, उसमें से
जितना सारा रिसिप्ट सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन के थ्रू पास करता है, वो सारा रिसिप्ट इनकम बन गया। मतलब वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। उसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा कि नहीं होगा वो आगे का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, बट वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, ये बात पता चल गया। जितना सारा रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन के अंडर फॉलो नहीं किया, वो सारा रिसिप्ट टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर रह गया, मतलब उसके ऊपर टैक्स इंपोज हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, जितना सारा रिसिप्ट इनकम का डेफिनेशन के थ्रू पास किया, उसमें से मतलब वो इनकम बन गया, उसमें से जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के थ्रू पास करेगा, वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में रह जाएगा। जितना सारा इनकम तो है, बट सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के थ्रू पास नहीं किया, वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो गया। जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 के थ्रू पास किया, मतलब वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में रह गया है। उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो आगे का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 के थ्रू पास किया, उसमें से जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 14 के थ्रू क्लासिफाइड हो जाएंगे, वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में रह गया। बट जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 14 का क्लासिफिकेशन के अंडर आया ही नहीं, मतलब वो इनकम तो है, सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर भी फॉल किया था, बट क्लासिफाई करने में वो कोई भी हेड के अंडर फिट नहीं हो रहा है। क्लासिफाई करने का प्रोसेस में वो कोई भी हेड के अंडर फिट नहीं हो रहा है। ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है, तो वो भी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर रह जाता है, मतलब उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है। फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के थ्रू पास किया, फिर सेक्शन नंबर 14 के अंडर क्लासिफाइड भी हो गया कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर, बट इनकम टैक्स एक्ट ने उसको एग्जम्प्ट कर दिया सेक्शन नंबर 10 के थ्रू, वो भी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो जाता है, उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है। बात यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो हम लोग जो बात कर रहे थे 5 हेड्स के बारे में, आउट ऑफ दिस 5 हेड्स एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, रिमेनिंग जो 4 हेड्स ऑफ इनकम होता है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड एंड अदर सोर्सेज हेड। ऑल दिस रिमेनिंग 4 हेड्स ऑफ इनकम में से हर एक हेड का जो नेट इनकम है, वो नेट इनकम नेगेटिव अराइज होने का चांसेस है। नेगेटिव इनकम ही अराइज करेगा ऐसा बात नहीं, बट नेगेटिव इनकम अराइज करने का चांसेस है। नेगेटिव इनकम कब अराइज करता है? जो 4 हेड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, रिमेनिंग 4 हेड्स, और रिमेनिंग 4 हेड्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर हेड का इनकम अर्न करने के लिए एसएससी ने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, वो एक्सपेंडिचर का क्वांटम अगर इनकम का क्वांटम को क्रॉस कर जाए, तो इन दैट केस वो पर्टिकुलर हेड के अंडर लॉस अराइज करेगा, मतलब नेगेटिव इनकम अराइज करेगा। तो व्हाट आई हैव सेड आउट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, रिमेनिंग जो 4 हेड्स ऑफ इनकम होता है, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड एंड अदर सोर्सेज हेड। और रिमेनिंग 4 हेड्स ऑफ इनकम में से हर एक हेड का जो नेट इनकम है, वो नेट इनकम नेगेटिव अराइज कर सकता है, नेगेटिव अराइज करने का चांसेस है। नेगेटिव इनकम कब अराइज करता है? जब और रिमेनिंग 4 हेड्स में से कोई भी एक पर्टिकुलर हेड का इनकम अर्न करने के लिए एसएससी का इनकर्ड किया हुआ एक्सपेंडिचर का क्वांटम, इनकम का क्वांटम को क्रॉस कर जाए, तो इन दैट केस वो पर्टिकुलर हेड के अंडर लॉस अराइज करता है। बात क्लियर हो गया? देखो, अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का कोई एक पर्टिकुलर ईयर में 5 हेड से ही इनकम अराइज किया, बट सैलरी हेड का इनकम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव ही आया है। बट रिमेनिंग जो 4 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर हेड का और नहीं तो एक से ज़्यादा हेड्स का जो नेट इनकम है, वो नेट इनकम नेगेटिव अराइज किया है, तो वो 5 हेड्स का इनकम को जब इकट्ठा किया जाएगा, तो प्लस माइनस सेटअप तो होगा ना। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर 30 लाख का पॉजिटिव इनकम अराइज किया है और कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर 16 लाख का नेगेटिव इनकम अराइज किया है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में सेटअप तो होगा ना। तो सेटअप होने के लिए जो मैथमेटिक्स का रूल होता है, जैसे मैंने बताया +30 -16, तो आप मैथमेटिक्स का हिसाब से बोलोगे +14 होगा इसका रिजल्ट। बट इनकम टैक्स एक्ट का हिसाब से ऐसा हमेशा होता नहीं, ऐसा सिंप्लीफाइड हमेशा होता नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 70 से सेक्शन नंबर 80 तक प्रोविजन स्टडी करने में हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा सारा सिचुएशंस में सेट ऑफ को अलाउ किया जाता है, एंड जो सारा सिचुएशंस में सेट ऑफ को अलाउ किया जाता है, वो सारा सिचुएशंस में कितना एक्सटेंट तक सेट ऑफ को अलाउ किया जाता है। सेट ऑफ होने के बाद भी अगर कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर नेगेटिव बैलेंस रह जाता है, तो वो नेगेटिव बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल है क्या? अगर कैरी फॉरवर्ड हो भी जाएगा प्रोविजंस का हिसाब से, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद नेक्स्ट ईयर में जाके वो कौन सा हेड ऑफ इनकम के साथ सेटअप हो पाएंगे, कितना एक्सटेंट तक सेटअप हो पाएंगे। उसके बाद भी अगर वो पर्टिकुलर हेड के अंडर फिर भी नेगेटिव बैलेंस रह जाता है, तो नेक्स्ट ईयर में फिर से कैरी फॉरवर्ड होना पॉसिबल है क्या? तो नेक्स्ट ईयर में जब कैरी फॉरवर्ड अगर हो भी जाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो कैसे अगेन सेटअप होगा, ये सारा नियम को हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 72 सेक्शन नंबर 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस का हिसाब से। नाउ
जो सेक्शन नंबर 72 सेक्शन नंबर 80 का प्रोविजन हम लोग स्टडी करेंगे, उसको इकट्ठा करके बोला जाता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस का प्रोविजन। पहले वाला जो सेट ऑफ है, सेट ऑफ का मतलब करंट ईयर में सेट ऑफ, तो सेट ऑफ होने के बाद भी नेगेटिव बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद नेक्स्ट ईयर में जब सेट ऑफ होगा उसको अगेन सेट ऑफ बोला जा रहा है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, बात समझ में आ रहा है? जो सेकंड वाला सेट ऑफ है, लास्ट वाला सेट ऑफ, वो सेट ऑफ का मतलब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद नेक्स्ट ईयर में जो सेट ऑफ हो रहा है। क्लियर? तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ये वाला प्रोविजन हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी का एक से ज्यादा हेड्स ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर ईयर में अराइज किया है, तो वो सारा हेड्स ऑफ इनकम में अगर नेगेटिव इनकम भी एग्जिस्ट करे और नेगेटिव इनकम एग्जिस्ट ना भी करे, वो सारा हेड्स ऑफ इनकम को एग्रीगेट तो किया जाएगा, इकट्ठा तो किया जाएगा। अगर नेगेटिव इनकम भी है तो सेट ऑफ का प्रोविजन को अप्लाई करके सेट ऑफ किया जाएगा नेगेटिव इनकम को। अगर वो पर्टिकुलर ईयर में नेगेटिव इनकम नहीं है बट पास्ट कोई ईयर्स का नेगेटिव इनकम कैरी फॉरवर्ड होकर वो पर्टिकुलर ईयर में आया, तो भी तो सेट ऑफ का प्रोविजन को अप्लाई करके उसको सेट ऑफ किया जाएगा। तो जब एग्रीगेट किया जाएगा सारा हेड्स ऑफ इनकम को सेट ऑफ का प्रोविजंस वगैरह को अप्लाई करते हुए, वो एग्रीगेट फिगर को हम लोग बोलेंगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। आपको जीटीआई वर्ड मिल रहा है, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई होता क्या है, इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया है सेक्शन नंबर 80B5 में, सेक्शन नंबर 80B सबसेक्शन 5 में लिखा गया है। क्लियर? देखो, जैसे ग्रॉस टोटल इनकम में हम लोग रीच कर जाएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन ऑफर किया जाता है। डिडक्शन बेसिकली डिपेंड करता है बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। वो सारा टर्म्स एंड कंडीशंस सक्सेसफुली फुलफिल करने में डिडक्शन हम लोग अवेल कर पाएंगे, तो जीटीआई से डिडक्शन को लेस किया जाएगा। नेक्स्ट जो कैलकुलेटेड फिगर बनेगा, वो कैलकुलेटेड फिगर को हम लोग बताएंगे टोटल इनकम, मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 का हिसाब से जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम। बात आपको समझ में आ रहा है? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस टाइम ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस को हम लोग लिस्ट कर रहे हैं एज पर चैप्टर नंबर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आप लोग जानते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 298 तक एग्जिस्ट करता है। सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 298 तक जितना सारा सेक्शन है वो सारा सेक्शंस को डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स के थ्रू। एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर चैप्टर्स एग्जिस्ट करता है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 23 तक। तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 23 का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि 23 चैप्टर्स एग्जिस्ट करता है, उसका सबूत आपको मिल रहा है कि चैप्टर नंबर 6A, मतलब 6 के बाद 7 नहीं आता है, बीच में 6A भी आता है। तो चैप्टर नंबर 6A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिसाब से हम लोग, मतलब चैप्टर नंबर 6A में जो सारा प्रोविजंस को डाला गया है वो प्रोविजंस का टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम लोग डिडक्शंस को लेस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम से, देन हम लोग रीच करेंगे टोटल इनकम में। बात आपको समझ में आया? देखो लिखा गया है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, U/C का मतलब होता है अंडर चैप्टर, U/S का मतलब होता है अंडर सेक्शन, U/C का मतलब होता है अंडर चैप्टर। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A के अंडर कौन सा सारा सेक्शंस एग्जिस्ट करता है? बहुत सारा सेक्शंस एग्जिस्ट करता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको स्टडी करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 80C टू 80U, सेक्शन नंबर 80C टू 80U अंडर चैप्टर 6A, सेक्शन नंबर 80C, मेरा साथ लिख हो नहीं तो याद नहीं रहेगा, सेक्शन नंबर 80C टू 80U। बात क्लियर हो गया? तो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A लेस करने के बाद टोटल इनकम में हम लोग रीच कर जाएंगे। टोटल इनकम मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 का हिसाब से टोटल इनकम। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 45 जो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है टोटल इनकम का, वो डेफिनेशन का हिसाब से टोटल इनकम का जो मतलब होता है, मतलब एक्चुअली टोटल इनकम जो होता है वो टोटल इनकम तक हम लोगों ने कैसे कौन सा प्रोसेस के थ्रू रीच किया, वो मैटर अंडरस्टैंड हो गया। वो मैटर को अगेन हम लोग स्टडी करेंगे, मतलब रिकैप्चुलेट करेंगे दिस टाइम, बट रिकैप्चुलेट करेंगे जो चार्ट प्रेजेंटेड है वो चार्ट का हिसाब से। तो एक बार आप लोग चार्ट का स्टार्टिंग में आ जाइए। चार्ट का स्टार्टिंग में लिखा गया रिसिप्ट्स अर्न्ड बाय ए पर्सन, फॉलो कीजिए। देखिए रिसिप्ट्स अर्न्ड बाय ए पर्सन, पर्सन का मतलब आप लोगों को आता है, पर्सन का मतलब क्या होता है? जो इनकम अर्न कर सकते हैं वही पर्सन है। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ पर्सन। बट पर्सन का जो लीगल डेफिनेशन है वो लीगल डेफिनेशन भी हम लोग स्टडी करेंगे। पर्सन का लीगल डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 31 का हिसाब से हम लोग पर्सन का लीगल डेफिनेशन आगे जाकर स्टडी करेंगे। बट पर्सन का कॉन्सेप्चुअल मतलब अब लोगों को समझ में आ गया। पर्सन का कॉन्सेप्चुअल मतलब होता है कि जो इनकम अर्न कर सकते हैं वही पर्सन है। तो रिसिप्ट्स अर्न बाय ए पर्सन इन ए प्रीवियस ईयर दिस पर्टिकुलर फ्रेज आप सुन रहे हो फर्स्ट टाइम आप काउंटर कर रहे हो इनकम टैक्स के अंडर। देखो इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है। कैलेंडर ईयर जो जनवरी टू दिसंबर होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता है।
फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया जाता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का 1 अप्रैल से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च तक जो 12 मंथ्स का पीरियड होता है, वो 12 मंथ्स का पीरियड को कॉल किया जाता है एज फाइनेंशियल ईयर। आई रिपीट, कोई भी एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर का 1 अप्रैल से नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च तक जो 12 मंथ्स का पीरियड होता है, वो 12 मंथ्स का पीरियड को कॉल किया जाता है एज फाइनेंशियल ईयर। एक उदाहरण दे रहे, मानो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बात कर रहे हैं, तो बताइए मुझे फाइनेंशियल ईयर 23-24 स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, बताइए। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 कमेंस कब होगा, एंड कब होगा? अब बताओगे, कमेंस तो होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 1 अप्रैल 2023 डेट से, एंड एंड होगा 31 मार्च 2024 में, 31 मार्च 2024 में। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न करता है, जैसे ही एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में इनकम अर्न करता है, वो पर्टिकुलर पर्सन एसएससी बन जाता है। तो एक पर्टिकुलर एसएससी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में जो भी इनकम अर्न करता है, वो सारा इनकम को लेकर टोटल इनकम में कन्वर्ट करना तो तब पॉसिबल है ना, जब वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर एसएससी जो भी इनकम अर्न करेगा, वो इनकम के रेस्पेक्ट में टोटल इनकम का डिटर्मिनेशन तब पॉसिबल है जब वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए। मतलब एक पर्टिकुलर एसएससी का अर्न किया हुआ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में टोटल इनकम का डिटर्मिनेशन पॉसिबल है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम को डिटरमाइन किया जाता है, उसको असेसमेंट ऑफ इनकम भी बोला जाता है। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया गया एक पर्टिकुलर एसएससी का इनकम को असेस किया जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इनकम को असेस किया जा रहा है, मतलब टोटल इनकम को डिटरमाइन किया जा रहा है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर को लॉ मेकर ने बता रहे प्रीवियस ईयर, बात समझ में आ रहा है। एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लॉ मेकर बता रहे असेसमेंट ईयर। क्यों असेसमेंट ईयर? क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर में लास्ट ईयर का इनकम को असेस किया जा रहा है। लास्ट ईयर को बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर जो ईयर में जो फाइनेंशियल ईयर में इनकम को असेस किया जा रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर को बताया जा रहा है असेसमेंट ईयर। हर एक फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर भी है, असेसमेंट ईयर भी है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपके सामने एक उदाहरण प्लेस करेंगे। मेरा दिया हुआ स्टेटमेंट जो है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर एक प्रीवियस ईयर भी होता है, एक असेसमेंट ईयर भी होता है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके सामने उदाहरण प्लेस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी सारा इनकम अर्न किया जाएगा, वो सारा इनकम के रेस्पेक्ट में असेसमेंट तो कैरी ऑन किया जाएगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 को दिस टाइम हम लोग कॉल करेंगे एज असेसमेंट ईयर, एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 को दिस टाइम हम लोग कॉल करेंगे एज प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 को दिस टाइम हम लोग कॉल कर रहे हैं एज प्रीवियस ईयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25, एंड फाइनेंशियल ईयर 24-25 को दिस टाइम हम लोग कॉल कर रहे हैं एज असेसमेंट ईयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24। नाउ अभी सोच के देखो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी सारा इनकम अर्न किया जाएगा, वो सारा इनकम के रेस्पेक्ट में असेसमेंट ऑब्वियसली कैरी ऑन किया जाएगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो दिस टाइम फाइनेंशियल ईयर 23-24 को हम लोग कॉल करेंगे एज असेसमेंट ईयर, एंड फाइनेंशियल ईयर 22-23 को दिस टाइम हम लोग कॉल करेंगे एज प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर 22-23 को हम लोग दिस टाइम कॉल कर रहे हैं एज प्रीवियस ईयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24, एंड फाइनेंशियल ईयर 23-24 को दिस टाइम हम लोग कॉल कर रहे हैं एज असेसमेंट ईयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23। तो हर एक फाइनेंशियल ईयर डबल रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर को आप डिनोट करोगे एज करंट फाइनेंशियल ईयर, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी सारा इनकम अर्न किया जाएगा, वो सारा इनकम के रेस्पेक्ट में असेसमेंट कैरी ऑन किया जाएगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज असेसमेंट ईयर, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में करंट फाइनेंशियल ईयर इज प्रीवियस ईयर। फिर आप सोच के देखो, करंट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न किया गया था, वो सारा इनकम के रेस्पेक्ट में करंट फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट कैरी ऑन किया जाएगा। तो दिस टाइम करंट फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में विल प्ले द रोल ऑफ असेसमेंट ईयर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी बन रहा है, प्रीवियस ईयर भी बन रहा है। असेसमेंट ईयर बन रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में, एंड प्रीवियस ईयर बन रहा है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रेस्पेक्ट में। बात क्लियर हो गया? तो जो बात ऑलरेडी हम लोग कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देते, वो पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग ट्रीट करता है एज एसएससी, एंड एक पर्टिकुलर एसएससी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर वर्ड को यूज करेंगे। एक पर्टिकुलर एसएससी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जितना भी सारा रिसिप्ट अर्न करता है, जरूरी नहीं है कि वो हर एक रिसिप्ट इनकम है, उसमें से जितना सारा रिसिप्ट्स सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन के अंडर फॉल करेंगे, उतना सारा रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर किया जाएगा, रिमेनिंग रिसिप्ट्स को इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब रिमेनिंग रिसिप्ट्स
टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से ही बाहर हो गया, उसके ऊपर टैक्स इंपोज हो ही नहीं सकता है। जितना सारा रिजर्व्स सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन के अंडर फॉल किया, वो इनकम बन गया, तो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, उसके ऊपर टैक्स इंपोज होगा कि नहीं होगा, वो तो आगे का प्रोसेस से डिटरमाइन होंगे। बट अभी पता चल गया कि जितना सारा रिजर्व्स सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन का अंडर फॉल किया, उतना सारा रिजर्व्स इनकम बन गया, मतलब टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया। देखिए वही सारा बात लिखा गया है, फॉलो कीजिए। रिजर्व्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज इनकम, मिला आपको, रिजर्व्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज इनकम एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24। तो जितना सारा रिजर्व्स सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन का अंडर फॉल किया, उतना सारा रिजर्व्स इनकम बन गया। अभी वो इनकम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, ये बात पता चल गया। बट जितना सारा रिजर्व्स सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन का अंडर फॉल ही नहीं किया, उतना सारा रिजर्व्स इनकम बना नहीं, मतलब टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो गया, उसके ऊपर टैक्स इंपोज हो ही नहीं सकता है। फॉलो कीजिए। रिजर्व्स व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड as income as per section number 2 clause number 24, hence not taxable, and those reserves would not be considered in computation of total income। बात क्लियर? तो जितना सारा रिजर्व्स सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 24 का दिया हुआ इनकम का डेफिनेशन का अंडर फॉल किया, वो इनकम अगर सेक्शन नंबर 5 का दिया हुआ स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी से भी पास करेंगे तो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में रह जाएंगे। बट जितना सारा रिजर्व्स इनकम तो बन गया, सेक्शन नंबर 5 के थ्रू पास नहीं किया, वो भी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। फॉलो कीजिए। इनकम व्हिच आर टैक्सेबल इन इंडिया अंडर सेक्शन 5, तो सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर जो सारा इनकम फॉल किया, वो सारा इनकम टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में रह गया है। बट जो सारा इनकम तो है, बट सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर फॉल नहीं किया, वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो गया, मतलब उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है। जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के अंडर फॉल किया, उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज होगा कि नहीं होगा, वो तो आगे का प्रोसेस से डिटरमाइन होंगे। बट एटलीस्ट इतना पता चल गया कि वो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस में रह गया है। फॉलो कीजिए। इनकम व्हिच आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया अंडर सेक्शन 5 एंड हेंस दोस इनकम वुड नॉट बी कंसिडर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बात क्लियर हो गया? तो जितना सारा रिजर्व्स इनकम है एंड उसमें से जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के थ्रू पास कर गया, अभी उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे सेक्शन नंबर 14 का हिसाब से। फॉलो कीजिए। सेक्शन नंबर 14 का हिसाब से क्लासीफाई किया जा रहा है थ्रू डिफरेंट हेड्स। अब यहाँ पे लिख दो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम थ्रू डिफरेंट हेड्स। ये जो स्टेज है ना, यहाँ पे आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम as per section number 14। तो सेक्शन नंबर 14 का हिसाब से वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जाएगा जो सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 के थ्रू पास कर गया। एंड सेक्शन नंबर 14 के अनुसार जितना सारा इनकम सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के थ्रू पास कर गया है, वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जा सकता है थ्रू 5 हेड्स ऑफ इनकम। नंबर 1 हेड जो है दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज, जिसके लिए प्रोविजन होता है सेक्शन नंबर 15 टू 17। नेक्स्ट जो हेड ऑफ इनकम है, सेकंड हेड ऑफ इनकम दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, उसके लिए प्रोविजन होता है सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27। थर्ड हेड ऑफ इनकम जो है दैट इज पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके लिए सेक्शन होता है प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 28 टू सेक्शन नंबर 44 डीबी। एंड फोर्थ हेड ऑफ इनकम जो है कैपिटल गेन के लिए जो सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 45 टू 55A। एंड लास्ट हेड ऑफ इनकम जो होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के लिए जो प्रोविजंस होता है वो होता है सेक्शन नंबर 56 टू 59। एंड सैलरी हेड के अंडर वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जाता है जो सारा इनकम एक पर्टिकुलर पर्सन एज ए एम्प्लॉई अपना एम्प्लॉयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट के लिए अर्न किया है। एंड नेक्स्ट जो हेड ऑफ इनकम होता है दैट इज हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम। हाउस प्रॉपर्टी हेड ऑफ इनकम के अंडर वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जाता है जो सारा इनकम एक पर्टिकुलर पर्सन एज ए मकान ओनर अपना मकान को लेट आउट करते हुए रेंटल इनकम के रूप में अर्न करता है। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज पीजीवीपी हेड। पीजीवीपी हेड के अंडर वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जाता है जो सारा इनकम एक पर्टिकुलर पर्सन अपना बिजनेस और प्रोफेशन को प्रीवियस ईयर में कैरी ऑन करते हुए अर्न करता है। नेक्स्ट जो हेड ऑफ इनकम होता है दैट इज कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम। कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम के अंडर वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जाता है जो सारा इनकम एक पर्टिकुलर पर्सन एज ए ओनर ऑफ कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हुए अर्न करता है। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर वो सारा इनकम को क्लासिफाई किया जाता है जो सारा इनकम ना तो सैलरी हेड में क्लासिफाइड हुआ, ना तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्लासिफाइड हुआ, ना तो पीजीवीपी हेड में क्लासिफाइड हुआ और ना तो कैपिटल गेन हेड में क्लासिफाइड हुआ, बट अदर सोर्सेज हेड का टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए उसमें क्लासिफाइड हो रहे। बट अगर कोई एक पर्टिकुलर इनकम तो है सेक्शन नंबर 5 का स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी के थ्रू पास भी किया, बट सेक्शन नंबर 14 जो 5 हेड्स का क्लासिफिकेशन दिया उसमें कोई भी एक हेड के अंडर फिट नहीं हो रहे, तो ऐसा सिचुएशन में वो भी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो जाता है। ये बात ध्यान देना पड़ेगा।
बट इन दिस पर्टिकुलर स्टेज आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज अगर कोई एक पर्टिकुलर रिसिप्ट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 24 का दिया हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए इनकम बन जाता है एंड वो पर्टिकुलर इनकम सेक्शन नंबर 5 का दिया हुआ स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी का टेस्ट को भी पास कर जाता है, फिर सेक्शन नंबर 14 के अनुसार कोई एक पर्टिकुलर हेड के अंडर क्लासिफाइड भी हो जाता है एंड क्लासिफाइड होने के बाद जब उसका कंप्यूटेशन चल रहा था सेक्शन नंबर 10 उसको एग्जम्प्ट डिक्लेयर कर देते तो वो पर्टिकुलर इनकम भी टोटल इनकम का कंप्यूटेशन प्रोसेस से बाहर हो जाता है, मतलब उसके ऊपर भी टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है। देखो हर एक हेड के अंडर जब कंप्यूटेशन का प्रोसेस चलता है ना, एट फर्स्ट ग्रॉस इनकम को कंप्यूट किया जाता है, हर एक हेड के अंडर ग्रॉस इनकम को कंप्यूट किया जाता है, देन नेट इनकम को कंप्यूट किया जाता है। ग्रॉस इनकम से नेट इनकम रीच करने के लिए बीच में एक डिडक्शन का प्रोसेस होता है, ग्रॉस से डिडक्शन लेस करने में नेट इनकम में हम लोग रीच करते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है ग्रॉस इनकम, डिडक्शन का ज्यादा से ज्यादा केसेस में मतलब होता है कि ग्रॉस इनकम कमाने के लिए जितना सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकम किया गया है वो सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से लेस करने का प्रोसेस को बोलते हैं डिडक्शन। आई रिपीट, ग्रॉस इनकम अर्न करने के लिए जितना सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकम किया गया है वो सारा एक्सपेंडिचर्स को इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से लेस करने का प्रोसेस को बोलते हैं डिडक्शन। तो हर एक हेड के अंडर एट फर्स्ट ग्रॉस इनकम को कंप्यूट किया जाता है, देन ग्रॉस इनकम से ग्रॉस इनकम कमाने का खर्चे को इनकम टैक्स प्रोविजंस का हिसाब से लेस किया जाता है एज डिडक्शन। तो डिडक्शन लेस करने के बाद जो कैलकुलेटेड फिगर होता है वो कैलकुलेटेड फिगर को वो पर्टिकुलर हेड का नेट इनकम बोला जाता है। बात आपको समझ में आ गया? एंड नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बेसिकली दो एडजस्टमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 एडजस्टमेंट क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेकंड एडजस्टमेंट सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम के लिए प्रोविजंस होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन नंबर 60 से सेक्शन नंबर 65 तक। नाउ क्लबिंग ऑफ इनकम का बैकग्राउंड होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एसएससी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग में अपना टोटल इनकम को एस्टिमेट करता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टोटल इनकम अपना टैक्स लायबिलिटी को भी कंप्यूट करता है एंड अपना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करके मिनिमम से मिनिमम बनाने के लिए और अपने एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को पूरा तरीके से एलिमिनेट करने के लिए ऐसा कुछ मेजर्स लेता है जो मेजर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स लॉ होता है। ऐसा कुछ मेजर्स लेता है जो सारा मेजर्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ द इनकम टैक्स लॉ होता है। देखो इनकम टैक्स लॉ के अंडर भी प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है जो प्रोविजंस को यूटिलाइज करते हुए इनकम टैक्स लायबिलिटी को टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट तक रिड्यूस किया जा सकता है। बट अगर ऐसा कोई मेजर्स लिया जाता है जो मेजर्स इनकम टैक्स लॉ का स्कोप का बाहर होता है एंड वो सारा मेजर्स बेसिकली इलीगल मेजर्स है इनकम टैक्स रिड्यूस करने का पर्पस में, इनकम टैक्स रिड्यूस करने के पर्पस में वो सारा इलीगल मेजर्स है, वो सारा मेजर्स लेते हुए अगर टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है और टैक्स लायबिलिटी को एलिमिनेट किया जाता है पूरा तरीका से, देन क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजंस अप्लाई किया जाएगा तब जब जो सारा मेजर्स लिया जा रहा है बाय दैट पर्टिकुलर एसएससी वो सारा मेजर्स का बेसिस ऐसा है कि वो पर्टिकुलर एसएससी का जितना भी हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे थे वो हेड्स ऑफ इनकम में जितना भी सारा इनकम क्लासिफाइड हुआ है वो एक और एक से ज्यादा इनकम को उन्होंने बाईपास कर दिया। मतलब इनकम जो एसेट से जनरेट हो रहे थे वो एसेट और किसी के नाम पे गिफ्ट कर दिया, जैसे वाइफ के नाम पे और बच्चों के नाम पे। प्रोविजंस डिटेल में स्टडी करने में आपको पता चलेगा कि किसके नाम पे कैसे ट्रांसफर करने में क्लबिंग का प्रोविजंस अप्लाई होता है। तो अगर मेजर्स ऐसा लिया जा रहा है कि जो सारा हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारा हेड्स ऑफ इनकम में जितना भी इनकम क्लासिफाइड हुआ है वो इनकम को ही बाईपास किया गया है। इनकम को कैसे बाईपास किया जाता है? इनकम जो एसेट से जनरेट हो रहा है वो एसेट को गिफ्ट कर दिया गया है और किसके नाम पे? तो जिसके नाम पे एसेट ट्रांसफर होगा उसके नाम पे ही वो इनकम जनरेट होगा। तो एसएससी का हेड्स में वो इनकम क्लासिफाइड नहीं होगा, इसलिए एसएससी ने ऐसा किया। बट लॉ मेकर बता रहे नहीं, गिफ्ट करने में भी जिसके नाम पे गिफ्ट किया गया है लीगली उसके नाम पे इनकम जनरेट हो रहे हैं, बट इनकम टैक्स पर्पस के लिए वो इनकम को एसएससी का इनकम में क्लब किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो सेकंड एडजस्टमेंट होता है दैट इज सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस का जो प्रोविजंस होता है वो प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर एग्जिस्ट करता है सेक्शन नंबर 70 से सेक्शन नंबर 80 तक। देखो हर एक पर्टिकुलर हेड का नेट इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। नेट इनकम नेगेटिव भी हो सकता है, नेट इनकम पॉजिटिव भी हो सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को छोड़ के बाकी 4 हेड्स में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का हमेशा पॉजिटिव नेट इनकम ही जनरेट होता है। रिमेनिंग जो 4 हेड्स है उसमें नेट इनकम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेट इनकम नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर एक पर्टिकुलर एसेट का एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का रेस्पेक्ट में जितना भी सारा हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट करता है उसमें नेगेटिव हेड्स ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग हेड्स ऑफ इनकम का बात कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम का बात नहीं कर रहे। एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में हेड्स ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर एसेट का मैक्सिमम 5 ही हो सकता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीओपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम के बीच में फर्क क्या है? एक उदाहरण दे रहे, मानो कि मिस्टर एक्स 5 बिल्डिंग का ओनर है एंड 5 बिल्डिंग को उन्होंने लेट आउट करते हुए
रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं। तो 5 सोर्सेज से उनको इनकम आ रहे, बट 5 सोर्सेज से जो इनकम आ रहे वो इनकम एक पर्टिकुलर हेड के अंडर ही क्लासिफाई होंगे, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात आपको समझ में आ रहा है? तो अगर एक पर्टिकुलर असेसी का एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में जितना भी सारा हेड्स ऑफ इनकम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें नेगेटिव हेड्स ऑफ इनकम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन पर्पस के लिए जब सारा हेड्स ऑफ इनकम को एग्रीगेट किया जाएगा तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव सेटअप तो होगा ना, बट मैथमेटिक्स का नियम का हिसाब से सेटअप नहीं होगा, इनकम टैक्स का प्रोविजंस का हिसाब से सेटअप होगा। एंड वो प्रोविजंस दिया गया है सेक्शन नंबर 70 से सेक्शन नंबर 80 तक, वो सारा प्रोविजंस को एक्यूमुलेट करके हम लोग बोलते हैं सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप का प्रोविजंस। बात समझ में आ गया? देखो वही सारा बात नीचे लिखा गया था। तो क्लबिंग का एक एडजस्टमेंट किया जाएगा एंड सेटअप का एक एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम वाला एडजस्टमेंट को डिनोट किया गया प्लस साइन से, वेयरएज सेटअप कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस वाला एडजस्टमेंट को डिनोट किया गया है माइनस साइन से। ऐसा क्यों है? बेसिस क्या है? देखो क्लबिंग ऑफ इनकम के केस में होता क्या है, और किसी का इनकम एसएससी का इनकम में क्लब किया जाता है, एसएससी का इनकम में जोड़ा जाता है, मतलब एसएससी का टोटल इनकम इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए तो प्लस साइन से डिनोट किया जा रहा है। एसएससी का टोटल इनकम क्लबिंग करने में इंक्रीज कर जाएगा। Whereas in case of set of carry forward and set of losses, एसएससी का जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होता है उसमें अगर नेगेटिव हेड ऑफ इनकम भी है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को सेटअप करने में एसएससी का टोटल इनकम रिड्यूस कर जाता है, इसीलिए माइनस साइन से डिनोट किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो दोनों एडजस्टमेंट के बाद जो एग्रीगेट फिगर बनता है वो एग्रीगेट फिगर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में इनकम टैक्स एक्ट के अंडर प्रोविजन डाला गया है सेक्शन नंबर 80B सबसेक्शन 5 में। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन को लेस किया जाता है, लेस करने में हम लोग रीच करता है टोटल इनकम में एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 45। देखो दिस टाइम डिडक्शन का जो बेसिस होता है लॉ मेकर बता रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चैप्टर नंबर 6A का प्रोविजंस का हिसाब से कुछ स्पेसिफाइड काम करने में लॉ मेकर एसएससी को डिडक्शन का बेनिफिट ग्रांट करता है। देखो चैप्टर नंबर 6A के अंडर बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 80C टू सेक्शन नंबर 80U। नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चैप्टर नंबर 6A का प्रोविजंस का हिसाब से एसएससी को कुछ स्पेसिफाइड काम करना पड़ेगा, देन लॉ मेकर एसएससी का स्पेसिफाइड काम के ऊपर बेस करके डिडक्शन का बेनिफिट ग्रांट करेंगे। तो स्पेसिफाइड काम का मतलब क्या होता है? ब्रॉड टर्म में अगर बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि देश के लिए कुछ अच्छा करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना, अपने लिए कुछ अच्छा करना, ये होता है स्पेसिफाइड काम। डिटेल में जब स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 6 से 80C टू 80U तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप ब्रॉड टर्म सुन के रख दो कि देश के लिए कुछ अच्छा करना, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना, अपने लिए कुछ अच्छा करना, ये सब करने में डिडक्शन का बेनिफिट लॉ मेकर एसएससी को अलाउ करता है। ये सब जो अच्छा करने का मतलब होता है डोनेशन वगैरह, बात समझ में आ रहे हैं? उसके ऊपर बेस करके क्वांटम को डिसाइड किया जाएगा कितना डिडक्शन का बेनिफिट ग्रांट किया जाएगा एसएससी को। तो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन का बेनिफिट लेस करने में टोटल इनकम बनेगा। टोटल इनकम में हम लोग रिच करेंगे। नाउ टोटल इनकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट को तो टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगा, बट टोटल इनकम के साथ टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करने में टैक्स लायबिलिटी आएगा। ये बात तो समझ में आ रही है, बट ये बात कहाँ लिखा गया है? मतलब टैक्स रेट को इंपोज किया जा रहा है, लेवी किया जा रहा है, ये तो कोई सेक्शन का हिसाब से लेवी होना चाहिए। यस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का बेसिक बैकबोन, इसको बोला जाता है चार्जिंग सेक्शन। हर एक फिस्कल लेजिस्लेशन का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, विदाउट ए चार्जिंग सेक्शन वो लेजिस्लेशन बेकार हो जाता है, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन के थ्रू टैक्स को इंपोज किया जाता है और फिस्कल लेजिस्लेशन में टैक्स इंपोज करना ही मेन मैटर होता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर इनकम टैक्स को लेवी किया जाएगा। इनकम टैक्स को लेवी किया जा रहा है सेक्शन नंबर 4 का हिसाब से, इसीलिए सेक्शन नंबर 4 को बताया जा रहा है चार्जिंग सेक्शन। क्लियर हो गया? अच्छा, जैसे पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, ऐसे इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है वो अलग अलग हेड का भी अपना अपना चार्जिंग सेक्शन होता है। जैसे सैलरी हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 15, हाउस प्रॉपर्टी हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 22, ऐसे पीजीईपी हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 28, कैपिटल गेन हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 45 एंड अदर सोर्सेज हेड का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 56। मतलब सैलरी हेड के अंडर जो प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 15 टू सेक्शन नंबर 17, सैलरी हेड का जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 15 को सैलरी हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27। नाउ हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 22, तो सेक्शन नंबर 22 को कंसीडर किया जाता है हाउस प्रॉपर्टी हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज पीजीबीपी हेड।
पीजीपी हेड के अंडर प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 28 टू सेक्शन नंबर 44 डीबी। पीजीपी हेड के अंडर जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 को कंसीडर किया जाता है पीजीपी हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड के अंडर प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 45 टू सेक्शन नंबर 55 ए। कैपिटल गेन हेड के अंडर जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 को कंसीडर किया जाता है कि कैपिटल गेन हेड का मेन चार्जिंग सेक्शन। नेक्स्ट जो हेड होता है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंडर प्रोविजंस होता है सेक्शन नंबर 56 टू सेक्शन नंबर 59 एंड फर्स्ट सेक्शन होता है अदर सोर्सेज हेड के अंडर दैट इज सेक्शन नंबर 56। सेक्शन नंबर 56 को कंसीडर किया जाता है मेन चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड। बात आपको समझ में आ गया? तो टोटल इनकम जैसे कैलकुलेटेड हो जाएंगे, टोटल इनकम के साथ टैक्स रेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो टोटल इनकम के बारे में तो बात समझ में आ गया। टैक्स रेट के बारे में अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बट एट फर्स्ट टोटल इनकम के ऊपर इंपोज किया जाएगा टैक्स रेट को, टोटल इनकम के ऊपर लेवी किया जाएगा टैक्स रेट को, ये बात लिखा गया है सेक्शन नंबर 4 में, तो इसलिए सेक्शन नंबर 4 को स्टडी करना जरूरी है। तो मेरे साथ आ जाइए सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। सेक्शन नंबर 4 कहां दिया गया है, फॉलो कीजिए। देखिए, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स आपको मिला, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में लिखा गया था इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड फॉर एनी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब अब लोग को आता है एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो सेक्शन नंबर 4 के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।